अभी इंस्ट्रक्शंस ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, कोई भी अगर मैं स्टेप समझो सॉल्व कर रहा हूँ उसके अंदर कोई भी डाउट आता है, तो आप एनी टाइम माइक ऑन करके पूछ सकते हो। अदरवाइज आप आपका माइक ऑफ रखो, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर समझो आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइज है, कोई आजू बाजू में आ रहा जा रहा है, तो उससे बाकी पूरा क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पहला। दूसरा चीज, आप आपका टेक्स्ट बुक अगर आपके पास रहेगा तो ओपन करो। अगर टेक्स्ट बुक नहीं होगा तो आई गेस हमारे ग्रुप पे समर कैंप के हम लोगों ने जो पीडीएफ भेजा हुआ है वो भी आप ओपन कर सकते हो, उसके अंदर एनसीईआरटी का ही पीडीएफ है। ठीक है, चलो आई गेस काफी बच्चे आ चुके हैं, अभी करते स्टार्ट। हेलो। ठीक है, ये शायद आपका फर्स्ट चैप्टर है। अब एक बात समझो, एथ स्टैंडर्ड को यूजुअली क्या बोला जाता है? एथ स्टैंडर्ड किसी को पता है क्या बोलते हैं एथ स्टैंडर्ड को? कोई आप में से बता सकता है मुझे? कोई भी? किसी को भी नहीं? एथ स्टैंडर्ड को यूजुअली टेंथ स्टैंडर्ड का बेस पकड़ के चलता है, ये आपने सुना होगा। अभी इसका रीजन क्या है कि एथ स्टैंडर्ड टेंथ स्टैंडर्ड का बेस क्यों है, सोच के देखो थोड़ा सा। इसका रीजन ये था, अगर आप एथ स्टैंडर्ड का इंडेक्स निकाल के देखो ना टेक्स्ट बुक का, तो जो चैप्टर्स थे ना उसमें से 7-8 चैप्टर तुमको वापस नाइन्थ में दिखेंगे, और वही 7-8 जो चैप्टर्स है वो वापस तुमको टेंथ स्टैंडर्ड में दिखने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एथ स्टैंडर्ड में जो चैप्टर्स थे उसमें से काफी मेजोरिटी ऑफ द पार्ट आपको नाइन्थ में आएगा, नाइन्थ का मेजोरिटी ऑफ द पार्ट आपको टेंथ स्टैंडर्ड में आएगा। या आपने, आप में से किसी ने ऑब्जर्व किया है ये चीज? आपने किसी ने इंडेक्स चेक किया था आपके टेक्स्ट बुक का? यस नो कुछ बोलो तो समझ आए। किसी ने भी नहीं इंडेक्स चेक किया? ऑब्जर्व करो, लीनियर इक्वेशंस आपको एथ स्टैंडर्ड में था, इस साल भी वापस है। आपको ये एल्जेब्रा वाला एक पार्ट था आपका, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज नाम का चैप्टर था कुछ, वो आपको नाइन्थ स्टैंडर्ड में ना उसका नाम चेंज होकर पॉलिनोमियल्स बन गया। मेंसुरेशन या सरफेस एरिया वॉल्यूम नाम का चैप्टर था, इस साल भी है। लाइंस एंड एंगल्स था, अगर आपको याद रहेगा तो ऑल्टरनेट एंगल आपने पढ़ा था, कोई इंटीरियर एंगल आपने पढ़ा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऐसा कुछ सुना था, वो भी इस साल है। तो ये सारी चीजें एक एक करके आ रही है। अभी ये सब चीजें समझाने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब भी आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना, नंबर सिस्टम, तो इससे रिलेटेड टेंथ स्टैंडर्ड में सबसे पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। मतलब अगर आपको नंबर सिस्टम आ गया तो आप ऐसा पकड़ के चलो कि आपको 70% रियल नंबर्स भी आ गया। इसीलिए हमें इस चैप्टर को इतना अच्छे से करना है। एक बात ध्यान में लो कि टेंथ स्टैंडर्ड अगर आपको अच्छा गुजारना है, मतलब टेंथ स्टैंडर्ड में आई होप सबका एक अच्छा सा टारगेट रहेगा कि 95% लाना है, 96, 98, 99। होपफुली सबका ऐसा ही टारगेट होगा, कुछ नहीं तो 90 के ऊपर तो जाना ही है, ये तो सबका ही होगा। अगर आपको वो गोल अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? नाइन्थ स्टैंडर्ड में अगर आप ये चैप्टर्स एकदम सही से कर लो ना तो टेंथ में दिक्कत नहीं आती। अब तक मैंने अराउंड 1000 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है फॉर 10 स्टैंडर्ड सीबीएसई। ठीक है, और एज वेल फॉर 9 स्टैंडर्ड। तो जो जो बच्चे 9 स्टैंडर्ड में अच्छी पढ़ाई करते हैं ना, मतलब जिनको चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आते हैं, मार्क्स डजेंट मैटर। देखो, फॉर 9 स्टैंडर्ड मार्क्स डजेंट मैटर, फॉर 10 स्टैंडर्ड मार्क्स मैटर। क्यों? क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको 11 स्टैंडर्ड का कॉलेज मिलने वाला है, सिंपल। तो बेसिकली टेंथ में तो मार्क्स मैटर करेंगे, लेकिन नाइन्थ में मार्क्स मैटर नहीं करते। नाइन्थ में क्या मैटर करता है? आपका अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इस चैप्टर को समझो, सही से समझ लो, तो तुम्हारा 10 स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो है वो 70% खत्म हो गया, क्योंकि तुमको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सारे पता है, तुम्हारे बेसिक सारे क्लियर हो गए। समझ आया? ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। चलो देखो, सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर दो चीजें तुमको पढ़नी है। पहली चीज को बोला जाता है रैशनल नंबर्स। किसी ने सुना है ये नाम, रैशनल नंबर्स? यस सर। और Yes, sir. दूसरा दूसरा नाम आपने सुना होगा इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आपको पता है इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर्स प्लस अगर अपन इरेशनल नंबर्स करेंगे। हाँ, रियल नंबर्स। हाँ, ये किसने बताया आंसर? रियल नंबर। सर धीर। वाह वाह, धीर तो भाई पढ़ के आया है पूरा चैप्टर। सार्थक नहीं बताया, ओके। रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर को अपन क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स। अभी से आप ये चीज याद रखोगे, ठीक है? तो रियल नंबर्स कौन होते हैं? सिंपल एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। अभी रैशनल नंबर्स कौन होते हैं ये तो हमने अब तक पढ़ा ही नहीं।
तो थोड़ा थोड़ा करके हमें रैशनल नंबर्स पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इरेशनल नंबर्स क्या होता है पढ़ेंगे, और फिर उन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। यहां तक समझ में आया? यस सर। ओके चलो मैं रफ कर रहा हूं, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप चाहो तो फटाफट फटाफट नोटबुक पे भी कॉपी डाउन कर सकते हो, लेकिन मैं सच टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये लेक्चर वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो तुमको वापस मिल सकता है सारा जो भी मैंने लिखा है बोर्ड पे वो चीज। अब आते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे हमारे, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन। किसी को पता है डेफिनेशन रैशनल नंबर्स का? आप में से कोई बता सकता है? यस सर। हाँ बताओ, बताओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सुनने के। हाँ In the form of p by q, where p ओके and q are integers and p is शायद not equal to 0. बराबर है, बहुत बहुत ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन था। देखो सिंपल है, रैशनल नंबर जो होता है उसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होगा, जिसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ऐसा नंबर क्या बन जाएगा, इरेशनल। तो रैशनल नंबर कौन हो गया, जिसको आप पी सर बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ पूछो बोलो। सर क्या आप ये डेफिनेशन को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्कूल की टेक्स्ट बुक में भी यही था। बराबर है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 3, तो क्या आपको लगता है ये रैशनल नंबर है? कोई बता सकता है आप में से? Yes, ओके it's a rational number. Yes. चलो मैं समझाता हूं। देखो सिंपल एकदम, पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब क्या होगा, यहां पर आपको दिख रहा है पी और क्यू, ये पी की जगह पे कोई भी नंबर डाल दो, क्यू की जगह पर भी कोई भी नंबर डाल दो, बस एक कंडीशन है, ये जो क्यू है ना दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। पहिला आई किती तू काय बोलतो समझे? मी करतो मी काय करायचं ते. एकदम सिंपल, समझ में आ रहा है? ये जो क्यू दिखा आपको डिनोमिनेटर पे, दिस शुड नेवर बी इक्वल टू 0, ये पहला पार्ट। और इन दोनों के जगह पे आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, मतलब पी की जगह पर 0 आ सकता है, ये भी एक चीज है। तो बेसिकली अभी ये मैंने आपके सामने लिख दिया है 3, क्या ये 3 को मैं इस पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? आंसर है हाँ, क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। देखो एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर आ गया, मतलब ये कौन है, रैशनल नंबर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, जिसको भी sir. डाउट था पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब क्या होता है उसको समझ आया? यस नो बोलो। यस सर। ओके चलो सही लगा। अभी आते हैं थोड़े और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, शायद आपने 4th या 5th स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा शायद, मुझे पता नहीं आपका मैथ्स कितना अच्छा है, किसी का मैथ्स पसंद भी है कि नहीं पसंद, मैं अपना पागल जैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ध्यान दो। आपको पता है ये 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 एंड तक 1 लाख, उसके बाद भी आगे 1 लाख 1 1 लाख 2 1 लाख 3, ये जो नंबर्स है इनको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। Irrational number. नेचुरल नंबर। नेचुरल। बराबर मैं बताता हूँ, देखो इरेशनल रैशनल छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है। जो नंबर पॉजिटिव होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल। Natural number. बराबर, ये सार्थ की Natural आवाज थी number. फॉर श्योर। Yes, sir. हाँ नेचुरल नंबर कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो नंबर्स है ये नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद होल नंबर्स क्या होता है, सारे zero के से सारे, बराबर है, सारे के सारे नेचुरल नंबर, उसमें एक और नंबर को ऐड कर दो, कौन सा नंबर है वो, 0। Zero. Sir, zero. तो फिर जो होल नंबर होगा वो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 10 15 1 लाख 1 लाख, आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 लाख 3 लाख 5 लाख, जो भी ऐसा नंबर जो पॉजिटिव है इसको, और उसके साथ जिस नंबर में 0 आता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर। तो आप एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो, सब लोग ऑब्जर्व करो, होल नंबर के अंदर ये 1 2 3 4 से लेके अनलिमिटेड नंबर्स आ गए, नेचुरल नंबर में भी 1 2 3 4 से लेके अनलिमिटेड नंबर्स है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, सोच के देखो, दोनों में से ज्यादा नंबर्स किसमें, होल नंबर। Whole number. बराबर है, सब लोग मानते हो? Yes, लॉक किया sir. जाए आंसर को? Yes, sir. ओके तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर बन सकते हैं, इससे हम लोगों ने ये डिराइव कर लिया। लेकिन सारे के सारे जो होल नंबर्स है वो नेचुरल नंबर नहीं बन सकते, क्योंकि होल नंबर में तो 0 भी आता है जो नेचुरल नंबर में नहीं आता, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे, थर्ड टाइप ऑफ नंबर्स पे, इनको बोला जाता है इंटीजर्स।
आपने कभी जिंदगी में सुना है ये नाम? इंटीजर्स। Yes, इंटीजर्स sir. में पता क्या Yes, होता है? sir. सारे के सारे नेगेटिव के नंबर, उसके बाद जीरो, उसके बाद पॉजिटिव के भी सारे के सारे नंबर। जैसे कि ये पहले अपन डॉट 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 लिखेंगे, फिर लिखेंगे -3, -2, -1, फिर लिखेंगे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। इधर भी अनलिमिटेड नंबर्स, उधर भी अनलिमिटेड नंबर्स। अब आप एक बात ऑब्जर्व करो, जैसे नेचुरल नंबर और होल नंबर में रिलेशन था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर बन सकते हैं, उसी तरीके से सारे के सारे होल नंबर जो है वो इंटीजर्स में आते हैं। लेकिन क्या सारे के सारे इंटीजर्स जो है ये होल नंबर या नेचुरल नंबर बन सकते हैं? आप ऑब्जर्व करो। No, क्या sir. ये -1 इसमें आएगा? नहीं आएगा। No, sir. No, sir. -2 इसमें No, आएगा? sir. नहीं। No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो इससे हम लोगों ने एक चीज डिराइव की है, वो चीज ये है कि जो इंटीजर्स है ये सबका बड़ा भाई, ठीक है? उससे छोटा कौन? होल नंबर्स। उससे छोटा कौन? नेचुरल नंबर। Natural. ये चीज दिखी? ये बॉक्स दिखा सबको? इसको Yes, sir. पूरे लाइफ टाइम के लिए Yes, sir. रट्टा मार लो, पूरे लाइफ टाइम Sir. के लिए, ठीक है? अगर हाँ, कोई बोलो। सर हाँ, अगर मतलब हम बोल सकते हैं कि 3 एक इंटीजर है। हाँ, बोल सकते हो। यस, 3 इज ऑल्सो इंटीजर, इट इज ऑल्सो होल नंबर, इट इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। तो आप 3 को इंटीजर भी बोल सकते हो, होल नंबर भी बोल सकते हो, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। चलो मैं आपको एक एक करके नंबर देता हूँ, आपको मुझे बताना है क्या है, ठीक है? 0 बताओ क्या है? Sir, whole number. Whole number. Integer. इंटीजर भी तो है। Whole number. Integer, whole number. हाँ, होल नंबर और इंटीजर दोनों भी है, ठीक है? -2 Integer. Integer. सिर्फ इंटीजर, श्योर हो? Integer. Yes, sir. 5 Integer. 5 जल्दी बताओ। Integer, 5 whole number, natural number. Integer. वाह, वाह, वाह। Natural number. सही है। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी तो ये वाला पार्ट समझना बहुत आसान है। क्या बताया? इंटीजर सबका बड़ा भाई, उससे छोटा भाई होल नंबर, उससे छोटा भाई नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर्स है वो सब होल नंबर में आएंगे, होल नंबर्स में जितने भी नंबर है वो सब इंटीजर में आएंगे। समझे? लेकिन अगर आपको कोई उल्टा पूछे, अगर कोई ऐसा बोले कि इंटीजर जितने भी नंबर्स है इंटीजर के अंदर, क्या ये होल नंबर में आता है? आप क्या बोलोगे? नहीं। No. और जितने भी होल नंबर है क्या वो नेचुरल नंबर में आएंगे? नहीं। ये पता है ये क्या है? ये फर्स्ट एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ना, आपको ट्रू एंड फॉल्स करके कुछ लिखा रहेगा, उसके अंदर इसका आपको काम आएगा। तो ये चीज भूलना मत, सबसे बड़ा भाई इंटीजर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर। यहां तक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये जो इंटीजर्स थे, ये इंटीजर्स में ही आ गए दोनों नंबर, तो इसको अपन भूल जाते हैं, नेचुरल नंबर को और होल नंबर को। सिर्फ इनका डेफिनेशन समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो दुनिया में जितने भी इंटीजर्स है इनको हम लोग बोल सकते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है? तो दुनिया में जितने भी इंटीजर्स आएंगे इनको हम लोग क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। अब आ गए हम लोग वापस अपने मेन कैटेगरी पे। कौन बनेगा रैशनल नंबर? कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, इरैशनल नंबर, ठीक है? तो जितने भी दुनिया में इंटीजर्स है वो सारे कौन है? रैशनल नंबर्स। अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स पे। और रैशनल नंबर कौन कौन बन सकता है? अभी इंटीजर्स के मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ, चाहिए तो, ताकि तुम रेफर करने के लिए आसान रहे। हाँ, इंटीजर्स के बाद आता है p/q फॉर्म। अभी अभी आपने p/q फॉर्म सीखा था, क्या होता है? तो जो जो नंबर्स को आप p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आपके सामने दिख रहा है कि ये p/q फॉर्म में ही नंबर है, जैसे -5/3। सर हाँ बोलो। सर 0 रैशनल नंबर होगा? यस। क्यों? क्योंकि वो तो एक इंटीजर है, लेकिन उससे ज्यादा। मुझे एक बात और बताओ। सर हाँ आपने बोलो बोलो। बताया कि कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो हाँ, होगा। एकदम परफेक्ट। 0 कैसे होगा? ये देखो, ये 0 है ना, बराबर है कि नहीं? यस। हाँ, अभी मुझे एक बात बताओ, इसका आंसर क्या होगा? बताओ। सर नहीं पता। 0.7 का आंसर 0 ही होता है। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर 0 आएगा। एकदम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप इस 0 को इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका आंसर भी 0 ही है। तो आपने इस 0 को p/q फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब 0 p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमारा कंडीशन क्या था p/q फॉर्म का? याद करो। p/q फॉर्म का कंडीशन ये था कि ये जो q होता है, दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बट p कैन बी इक्वल टू 0।
हमने क्या कर दिया, p को ही 0 ले लिया, q को तो प्रॉपर एक नंबर ले लिया, इंटीजर ही ले लिया रादर हम लोगों ने 7। समझ में आ रहा है? तो जिस नंबर को आप p बाई क्यू फॉर्म में लिख पाओगे उसको आप क्या बोल सकते हो, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। इस वजह से जो 0 होगा ये एक रैशनल नंबर है। आई गेस ये आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, जब एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे ना तो वापस इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग क्या सीख रहे थे कि सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, किसी का माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर सकते हो? एक मिनट में देखता हूँ किसका ऑन है। कुछ ज्यादा ही हवा है, लगता है तुम गैलरी में बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे हो। वैष्णवी, वैष्णवी माइक ऑफ कर सकती है? ओके, थैंक यू वैष्णवी। चलो, तो अभी जो जो नंबर्स ऐसे होंगे जो p बाई क्यू फॉर्म में आपको लिखेंगे, जैसे -5/3 हो गया, 10/7 हो गया, 6/5 हो गया, 2/3 हो गया, 1/ कुछ भी नंबर डाल दो, 11 डाल दो, ये सारे के सारे नंबर p बाई क्यू फॉर्म में दिख रहे हैं, मतलब ये तो सीधा सीधा कौन बन गए, रैशनल नंबर्स। -5/3 लिखो या 10/-7 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का साइन ऊपर हो, माइनस का साइन नीचे हो, माइनस का साइन ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। समझ में आया? तो इंटीजर्स जितने भी होते हैं इनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। p बाई क्यू फॉर्म में जितने भी नंबर्स को अपन लिख सकते हैं उनको अपन बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अच्छा, मेरे लिए एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दिखा सकते हो? सबको डिवीजन आता है करना? डिवीजन क्या आप में से कोई मुझे 10/3 मतलब 10 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर बता सकता है? 0.333333 0.3333 श्योर हो? और कोई बता सकता है आप में से? सोचो और बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कोई भी बता सकते हो, जल्दी बताओ। 10/3 का आंसर सॉरी सर 3.333 3.33 क्या? अच्छा, यस सर, श्योर? सब लोग वेरीफाई कर पा रहे हो? यस सर, देखो 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता, 3 3 9, इधर बचा 1, एक 0 ले लिया फोकट का तो इधर दे दिया डेसिमल, 3 3 9, इधर कितना बचा, वापस 1 बचा, एक वापस 0 फोकट का ले लिया, वापस 3 3 9, वापस 1 बचा, वापस 3 3 9, वापस 1 बच गया। ठीक है, क्या हो रहा है, मैं कितना भी सॉल्व करूं क्या ये मेरा रिमाइंडर कभी 0 आ सकता है? नहीं सर, No, sir. सर तो इरेशनल क्या ये नंबर। जो आंसर है, हाँ मैं समझाता हूँ, इरेशनल पे अभी नहीं जाना है। ठीक है, तो 10/3 का मैं कुछ भी कर लूं मेरा आंसर खत्म ही नहीं हो रहा, मैं कितने भी 3 लिख लूं, मैं पूरा बोर्ड क्यों ना भर दूं, ये मेरा आंसर खत्म नहीं हो सकता या नहीं होने वाला। जब मुझे ऐसा कोई नंबर दिखता है कि जो खत्म ही नहीं होता, अभी तुमको 4 शब्द रट्टा मारने, कितने? 4। पहला शब्द है टर्मिनेटिंग, याद रखोगे? सर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। बराबर है, तुमने पढ़ा है मुझसे, वाह, ये तुमने स्कूल में पढ़ा होगा शायद। सर ओके, क्लासेस। अच्छा क्लासेस में पढ़ा क्या? कौन से क्लासेस में जाते हो तुम? सर आपके ही सर। अच्छा इधर हो क्या? ठीक है, देखो टर्मिनेटिंग और दूसरा शब्द कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद और 2 शब्द आपको याद रखना है, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। हाँ ठीक है, अभी बाकियों को आंसर देने दो क्योंकि तुमको तो शायद आता होगा सब। मैं ओके, सर तो हाँ पता है मुझे तुम्हारी आवाज से पहचान गया था। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, 4 शब्द आपको याद रखना है। अभी इन शब्द का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग इसका मतलब होता है खत्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग इसका मतलब होता है कभी खत्म ना होना, रिकरिंग का मतलब होता है बार बार आना, और नॉन रिकरिंग का मतलब होगा बार बार ना आना। वापस एक बार रिपीट करता हूं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, समझे? नॉन टर्मिनेटिंग कौन होगा? जो खत्म नहीं होता, जैसे ये वाला नंबर खत्म हो रहा है क्या? 3.3333 डॉट 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 एंड तक जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। इस वजह से इस नंबर को हम लोग कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। बराबर है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है, रिपीटिंग। बराबर। नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। अच्छा, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। अच्छा देखो, नॉन रिकरिंग कौन होगा पता है? जो रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे आप देखो ना, शांति से ऑब्जर्व करो, क्या लिखा है? 3.3333 डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या एंड तक एक ही चीज रिपीट हो रही है 3, इसके अलावा तो कोई नंबर दिख ही नहीं रहा मुझे।
ऐसे टाइम पर अपन इसको तो ये बोलेंगे क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उस वजह से ये है रिकरिंग। Recurring. समझे? अभी आते हैं कुछ कैटेगरीज पे। मैं एक तुम्हारे लिए ऐसा ट्री डायग्राम तुमने शायद देखा होगा, शायद तुमको पता होगा ट्री डायग्राम क्या होता है। देखो पहले होगा एक नंबर, नंबर को अपन लिख लेते हैं डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन ऐसे सुनने में बहुत बड़ा दिखता है, एकदम ऐसा हेवी शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब यही है कि ऐसा नंबर जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट है, जैसा ही है। Decimal expansion. ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन में आपको दो सब कैटेगरीज है। सबसे पहला है टर्मिनेटिंग, दूसरा सब कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग। Non-terminating. बराबर है। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर Sir, और दो non-terminating subcategories है। में recurring, non-recurring. अच्छा, रिकरिंग यहां पर लिख देते हैं नॉन रिकरिंग। सबको दिख तो रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, अभी ऑब्जर्व करो, सब लोग ऑब्जर्व करो, ठीक है। जब डेसिमल एक्सपेंशन में आप जाते हो, जो भी नंबर टर्मिनेटिंग रहेगा मतलब जो खत्म हो जाएगा उसको आप बोलोगे रैशनल नंबर। अब जो नंबर Rational. खत्म नहीं होगा, सब लोग शांति से ऑब्जर्व Rational. करना, ठीक है। सब लोग इधर ध्यान देना और शांति से सुनो, बस मेरी बात सुनो, ठीक है। वो बाबा कोई प्रवचन दे रहा है ऐसा इमेजिन करो। नॉन टर्मिनेटिंग में दो सब कैटेगरीज है, तो नॉन टर्मिनेटिंग को आप सीधा इरेशनल नहीं लिख सकते हो। नॉन टर्मिनेटिंग में कितनी कैटेगरीज है? दो, एक है रिकरिंग और एक है नॉन रिकरिंग। जो रिकरिंग होता है ना, इसको आप बोलते हो रैशनल नंबर। तो जो बचा हुआ है वो क्या होगा? इरैशनल। तो जो नॉन रिकरिंग होगा इसको हम लोग बोलेंगे इरैशनल नंबर। ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए, किस चीज को समझने के लिए? कि आपके सामने जो नंबर दिया हुआ है ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि थोड़ा सा लेंथी पार्ट है। देखो, टर्मिनेटिंग होता है, पहले तो आप डेसिमल एक्सपांशन कोई भी नंबर, जैसे कि ये 3.37239 ऐसा एक नंबर आपके सामने लिख दिया किसी ने। आपको सबसे पहले क्या देखना है? हाँ, ये डेसिमल एक्सपांशन है। अब ये खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा? एंड में 3 डॉट्स नहीं है, मतलब ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। तो ये टर्मिनेट हो गया मतलब ये शॉर्ट क्या आ गया? रैशनल नंबर। इमेजिन करो कि यहां पर 3 डॉट होते आगे, तो आप क्या बोल देते हैं? अरे एंड में तो 3 डॉट्स है। अगर एंड में 3 डॉट्स है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग निकला। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग निकल गया तो अभी हमें क्या देखना है कि ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब क्या? बार बार सेम डिजिट्स का रिपीट होना। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या? बार बार सेम डिजिट्स का ना रिपीट होना। सिंपल, मतलब ऐसे डिजिट्स आएंगे ही नहीं जो रिपीट हो रहे हैं। सिंपल। अभी हम इस नंबर को ऑब्जर्व करते हैं। क्या यहाँ पर आपको कोई नंबर रिपीट होते हुए दिख रहा है? आप बोलोगे 3 दिख रहा है, लेकिन एक ही सिंगल ऐसा कोई रिपीट होते हुए दिख रहा है क्या? एक ही पैटर्न Sir, में 9. सर Nine यहाँ पे ऐसे भी repeat तो हो रहा है। पॉसिबिलिटी हो Sir, सकती 9 है के कि बाद वो में 3 dot डॉट के बीच ठीक में है। ये 5 डिजिट्स रिपीट हो। 3 डॉट के बाद में 5 डिजिट्स रिपीट हो, बराबर है? यस सर। पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो रिपीट होने होते तो यहाँ पर एक पैटर्न आपके लिए वापस वो लोग लिखते हैं। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में उनको देना है कि ये 5 जो डिजिट्स है ये रिपीट हो रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन वो इस तरीके का देंगे नहीं। वो लोग कैसा देंगे पता है? 3.37239 वापस लिखेंगे 37239 और फिर लिखेंगे 37 डॉट डॉट डॉट। क्या समझ में आ रहा है? ये देखो 37239 दिखा, 37239 दिखा, 37 लिखा, मतलब आगे शॉर्ट क्या रहेगा? 239। ऐसे टाइम पर आप बोल सकते हो कि 37 हाँ, ये 5 के 5 डिजिट्स जो है ये रिपीट हो रहे हैं। लेकिन इस केस में उन्होंने ऐसा 2-3 बार तो ये लिखा नहीं है पांचों के पांचों नंबर्स का पैटर्न, तो हम लोग ये कंसीडर करके चलते हैं कि ये जो डिजिट्स है ये रिपीट नहीं हो रहे। समझ में आ रहा है? यस नो बोलो जल्दी। ओके, Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, ओके। तो 3.37239 ये जो नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, ये सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग में आया। अभी नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर 2 कैटेगरीज है कि क्या ये रिपीट हो रहा है या क्या ये नॉन रिपीटिंग है। तो ऑब्वियसली Sir, non-repeating है। नॉन रिपीटिंग है। अगर नॉन रिपीटिंग है तो मैं इस डेसिमल एक्सपांशन को क्या बोलता हूं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। एंड उसके अलावा इसको क्या बोलता हूं? ये एक इरैशनल नंबर है। समझे? Yes, sir. ठीक है, अभी आपके सामने मैं 5 नंबर्स लिखता हूं।
आपको मेरी हेल्प करनी है इनको आइडेंटिफाई करने में कि ये रैशनल नंबर्स है या इरैशनल नंबर्स है। मैं पहले 2 नंबर्स का आंसर आपको बताऊंगा ताकि तुम प्रोसेस समझ जाओ किस तरीके से करना है। उसके बाद जो 3 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वो तुमको मुझे बताना है, ठीक है? लेकिन मैं जिस तरीके से जा रहा हूं एग्जैक्ट सेम वे में तुमको आंसर देना है। देखो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, मेरे सामने ये सवाल आ गया, मैं एग्जाम में बैठा हूं 9th स्टैंडर्ड के फाइनल एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ गया 4 मार्क के लिए। सोच के देखो 4 मार्क, ठीक है। अभी मुझे आ गया टेंशन, यार है मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। फिर मुझे याद आता है कि एक सर ने मेरे को ये टेबल सिखाया था, तो टेबल के हिसाब से मैं याद कर लेता हूं। सबसे पहला क्या देखना है कि क्या ये डेसिमल एक्सपांशन है। हाँ, डेसिमल पॉइंट दिखा मतलब डेसिमल एक्सपांशन तो है। अब मुझे सब कैटेगरी क्या लग रही है कि क्या ये खत्म हो रहा है या नहीं खत्म हो रहा। एंड में 3 डॉट दिख गए, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कौन निकला, नॉन टर्मिनेटिंग निकल गया। अभी उसके बाद मुझे 2 सब कैटेगरीज भी पता है कि एक तो रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा। रिकरिंग का मतलब बार बार सेम डिजिट्स का रिपीट होना, नॉन रिकरिंग का मतलब बार बार सेम डिजिट्स का रिपीट ना होना, समझे। अब यहां पर मैं देख रहा हूं, हाँ 2.2376893 कुछ रिपीट तो दिख नहीं रहा मुझे, लेकिन ये 3-2 के बाद मेरी नजर जाती है, अरे इधर भी 3-2, इधर भी 3-2, इधर भी 3-2, अरे ये तो सब रिपीट हो रहे हैं। तो इसके आगे भी मैं क्या इमेजिन करके चलता हूं कि आगे के भी सारे नंबर्स क्या होंगे, 3-2 ही होंगे। इसका मतलब ये रिकरिंग है, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसा डेसिमल एक्सपांशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसी के साथ ये जो 3-2 3-2 3-2 बार बार दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन हो गया, रिकरिंग हो गया। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन रिकरिंग वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। इस वजह से ये जो नंबर है इसको हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। और इसी को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर लेता हूं। तो पहले अपन ये लिखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो मैं एनटी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं। उसके अलावा ये रिकरिंग है तो रिकरिंग लिख लेता हूं, ठीक है। हाँ हाँ, अभी पूछो आपका डाउट क्या था वो। सर मतलब ऐसे ओके, मतलब तो फिर तो हर एक टर्मिनेटिंग मतलब हर एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रैशनली होगा ना, मतलब नहीं जरूरी अगर नहीं है। हाँ मतलब बोलो। जो अगर आपने देखा कि 7 डिजिट्स जो रिपीट नहीं हो रहे उसके आगे अगर ऐसे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो फिर भी वो हाँ रैशनल होगा ना। आपकी बात बराबर है, नहीं लेकिन एग्जैक्टली वैसा डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है मैं समझाता हूँ आपको, मैं सेकंड एग्जांपल के थ्रू तुमको डेफिनेशन समझाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर ऑब्जर्व करो, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन है 7.6262626268 डॉट डॉट डॉट। ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जर्व करके देख लिया तो समझ में आ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन। 3 डॉट एंड में मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एट द सेम टाइम ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है इसका डिसीजन करना अब तक बाकी है। मैं इधर देखता हूं एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 6-2 वापस 6-2 वापस 6-2 वापस 6-2, लेकिन एंड में क्या आया 8। अरे ये तो पैटर्न मेरा हिल गया पूरा, इधर तो 6-2 6-2 6-2 6-2 और 8 एंड में। इसका मतलब ये सेम टू सेम नंबर्स तो रिपीट नहीं हो रहे। अगर सेम टू सेम नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे तो मैं इसको इरैशनल नंबर बोलूंगा। समझ में आ रहा है, यस नो बताओ। यस सर। ओके ओके। Yes, अच्छा, अभी जिसको डाउट है कि इरैशनल नंबर किस तरीके से बन सकते हैं या इस तरीके के नंबर्स कब बनते हैं, तो ये सारे नंबर्स बनते हैं सर्ड्स की मदद से। किसकी मदद से, सर्ड्स। किसी को पता है पैसे सर्ड्स क्या होता है? जिन जिनको मैंने पढ़ाया है वो लोग मत बताओ, जिनको जिनको मैंने नहीं पढ़ाया वो बता Yes, सकते हो। sir. हाँ तुमको तो मैंने पढ़ाया है तुम मत बताओ। और कोई yes. आप में से जिसको पता होगा सर्ड्स, ये शब्द आपने सुना है, अगर आपने 8th स्टैंडर्ड पढ़ाई किया होगा तो ये शब्द आपने सुना होगा। किसी को भी याद नहीं? श्योर हो? एक मिनट जरा दिमाग पे जोर डालो, सोचो सर्ड्स क्या होता है। देखो सर्ड्स में हम लोग स्क्वायर रूट डालते हैं। क्या डालते हैं? स्क्वायर रूट। और ये स्क्वायर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर डालते हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है? परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है? जैसे 1 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 1 का। 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 2 का। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है 4 का।
इनके अलावा भी तो नंबर्स है ना, जैसे 15 आ गया, 14 आ गया, 13 आ गया, 12 आ गया। ये नंबर्स किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, या हाँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर जिनको आप बोलोगे, ठीक है। और जब ऐसे नंबर्स को आप स्क्वायर रूट के अंदर डालते हो तो उनको बोला जाता है सर्ड्स। सर्ड्स के एग्जांपल कौन आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 बनेगा क्या सर्ड्स? आप बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 सर्ड्स बन सकता है क्या? नो सर। नो। व्हाई नो? बिकॉज इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बराबर है या मैंने गलत बोला कुछ? नो। ओके तो ये 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 मेरा सर्ड्स नहीं बन सकता, इसको भूल जाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 मेरा सर्ड्स बन सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 मेरा सर्ड्स बन सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 मेरा सर्ड्स बन सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 बन सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 बन सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 11 बन सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 12 बन सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 13 बन सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 14 बन सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 15 बन सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 बनेगा क्या? नो सर। क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 का आंसर होता है 4, वो तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, बराबर है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 17 बन सकता है। आपको अभी समझ में आ गया होगा कि सर्ड्स कौन है। अब आप आज के लिए तुमको एक टास्क है, टास्क में कैलकुलेटर सबके पास होगा, सबको वैसे ये वैल्यूज ढूंढना आना चाहिए, क्योंकि ये तुमने 8th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का आंसर ढूंढो क्या होगा, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमको नहीं भी आ रहा तो तुमको कैलकुलेटर पे घर पे होमवर्क में ये सर्ड्स जो है ना, इनका आंसर ढूंढना है। कैलकुलेटर के अंदर मोबाइल में ना स्क्वायर रूट ऑफ 5 का आंसर देखना। जब आप ये वाला आंसर देखोगे तो कैलकुलेटर के सारे डिजिट्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसका आंसर खत्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके साथ जब आप उस आंसर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन साथ में नॉन रिकरिंग है। इसका मतलब सर्ड्स इरेशनल है। yes, surds are the irrational numbers and because of surds we get all those numbers जिनके अंदर डेसिमल एक्सपेंशन तो बन सकता है, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा और नॉन रिकरिंग बनेगा। समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। सबको समझ में आया? किसी का बाउंसर गया है? जल्दी जल्दी बताओ अगर बाउंसर गया है तो। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वापस एक बार कर नंबर लेंगे। का डेसिमल एक्सपेंशन बना सकते हैं। क्या एक एक करके पूछो, एक बच्चा पहले पूछो फिर सेकंड बच्चे को पूछना। हाँ बोलो। हम किस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं? किसी भी के नंबर का कर सकते हो। किस नंबर का मतलब बेसिकली अगर तुमको ऐसा लिखा है -5/3 तो इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हो। सर तो वो हिसाब से 7 का क्या होगा? सिर्फ 7। सिर्फ 7 का डेसिमल एक्सपेंशन, वो 7 खुद है। मैं समझाता हूं, देखो अगर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर है, जैसे कि 7 आ गया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप क्या करोगे, कैसे करोगे? 7 अपॉन कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो इसका आंसर कुछ नहीं मतलब 7 ही मिलेगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 7.0। ये 7 पॉइंट इस तरीके से आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? आपने डीमार्ट का बिल देखा होगा सबने, सब लोग एक एक बार तो जिंदगी में डीमार्ट गए ही होंगे। डीमार्ट के बिल में कभी ऑब्जर्व करना, जब टोटल मिलता है ना, टोटल इधर सब लिखा रहता है, तुम्हारा बिस्कुट, तुम्हारा लेज और कोई चीज तुम खाते हो तो वो, और एंड में लिखा रहता है 180.00। इसका मतलब क्या है? 0.00 का मतलब होता है कोई, इसका मतलब 180 रुपए हुए, बराबर है। लेकिन 180 को भी उन्होंने डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा है। इस चीज को ऑब्जर्व करो। मतलब आप दुनिया के किसी भी नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने बताया 7, मैं बोलता हूं -5, तो क्या -5 को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। कैसे? -5.00। क्या ही फर्क पड़ता है ऐसे लिखने से? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका भी आंसर -5 ही होता है। समझ में आया? क्या आपको कोई पूछे, मतलब अगर आपको कोई पूछे कि बताओ -5 को क्या आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि आपने क्या बोला था पहले कि सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर्स है, और उससे भी पहले आपने बोला था कि ऐसे नंबर्स जो हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो ये -5 को p/q फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो -5 को ही अपन -5/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी आंसर -5 ही होता है। समझ में आया? यस सर। ओके चलो, अभी मैं तुमको 3 सवाल दूंगा, कौन बनेगा करोड़पति टाइप। इसमें अपन लिखते हैं कौन बनेगा चॉकलेट पति। तो तुम जब भी मुझे मिलोगे, जो भी आंसर देगा उसको एक एक चॉकलेट आएगा। तो पहला सवाल बताऊं, पक्का बताऊं? 3.826912371538623812
और एंड में 3 डॉट। बताओ कौन सर बताएगा नॉन उसको? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। एक सेकेंड पहले अपना हाँ सर नॉन टर्मिनेटिंग। एक सेकेंड, आप पहले अपना नाम बताओ। एक बच्चा कोई तो अपना नाम बताओ पहले, जल्दी सर बताओ। सार्थ। ठीक है सार्थ। अब तुमको मैंने कैसे आंसर बताया था याद है? लेकिन सार्थ को तो मैंने पढ़ा है। और कोई बच्चा जिसने मुझसे नहीं पढ़ा है अब तक? सर मुझे आंसर देना है सर। सार्थक ने मुझसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सार्थक ने नहीं पढ़ा क्या? चलो सार्थक बताओ। सार्थ तुमको भी चांस दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? अरे हाँ सार्थक ने तो पढ़ा है मुझसे। और कोई बच्चा? आपकी आवाज बहुत कट हो रही है रे, कान दुख रहा है मेरा। ठीक है, कोई भी आप में से जिसका माइक अच्छा हो और जिसकी आवाज मुझे सुनाई दे। मैम आद्या। कौन? आप नाम बताओ अपना। सर आद्या। आद्या। आद्या बताओ जरा, आप मेरे हिसाब से आंसर बता सकते हो ये टेबल क्या कुछ रिलेट करके? सर वो हाँ टर्मिनल एक्सपेंशन है, ओके। नॉन नॉन टर्मिनेटिंग है, हाँ और इट्स नॉन रिकरिंग। आर यू श्योर? यस। कॉन्फिडेंट? यस सर। वाह वाह, सही है भाई, पहला चॉकलेट तो चला गया। उसने एकदम सही बताया। सब लोग ऑब्जर्व करो, एंड में 3 डॉट्स दिख रहे हैं, मतलब ये ऑब्वियसली एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि 3 डॉट्स है मतलब ये खत्म ही नहीं हो रहा। दूसरा, ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है? तो कुछ रिपीट होते हुए दिख रहा है क्या? एंड में मुझे एक चीज दिखी थी क्या, अरे इधर 38 आया और इधर भी 38 आया, लेकिन आगे क्या था? 3862। इधर क्या था आगे? 3812 था। दोनों में डिफरेंस है, इसका मतलब रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिकरिंग हो गया। तो ये एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे आद्या, बता सकते हो? रैशनल या इरैशनल? इरेशनल। वेरी गुड, इसको अपन बोल सकते हैं इरैशनल नंबर। समझे? चलो बाकियों के लिए एक और मौका चॉकलेट जीतने का। सेकेंड क्वेश्चन, 7.61 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। चलो बताओ। सर मैं बोलूं? बोलो। सर सार्थ। ठीक है सर बोलो। सर नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ सार्थक को भी दूंगा सर मौका। रिकरिंग। हाँ नॉन टर्मिनेटिंग हाँ रिकरिंग डेसिमल हाँ एक्सपेंशन। ओके ठीक है। और किसी को इसका आंसर देना है? कोई भी आप में से? किसी का तो आवाज मेरे को ऐसा पियानो जैसा आ रहा है, जिसका भी इंटरनेट एकदम खराब है उसका आ रहा है। ठीक है। और किसी को, कोई नया बच्चा, किसी को ट्राई करना है? डरो मत, मैं क्या ही कर लूंगा। ये तुम्हारा लाइफ का एग्जाम नहीं है, ये बस ऐसा सवाल है नॉर्मल सा। अगर जीत गए तो चॉकलेट मिलेगा, हार गए तो कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल। मार तो नहीं मिलेगी ये श्योर है। तो आप में से और कोई ट्राई करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? कोई आप मुझे आंसर बता सकते हो आप में से? कोई कोई भी चलेगा। सर मेरा सही है कि लेकिन गलत है मेरा? वो तो मैं एंड में बताऊंगा। अमिताभ बच्चन स्टार्टिंग में आंसर बता देता है क्या क्वेश्चन पूछ के? ठीक है, ये सार्थ का आंसर वैसे रॉन्ग है, समझाता हूं क्यों। सार्थ ने बोला ये रिकरिंग है, लेकिन आप ऑब्जर्व करो, ये डेसिमल एक्सपेंशन तो शॉर्ट है क्योंकि डेसिमल पॉइंट आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी अपना काम हो गया कि हाँ चलो नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग, वो जज करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 डिजिट्स है। और क्या ये 9 डिजिट्स में आपको कोई नंबर रिपीट होते हुए दिख रहा है? आप ही ऑब्जर्व करो, नहीं सर। कोई भी नहीं नंबर सर। रिपीट होते हुए नहीं दिख रहा। तो क्या क्या ये रिकरिंग हो सकता है? नहीं हो सकता। सर लेकिन हाँ सर बोलो। लेकिन डॉट के बाद तो 1 2 3 4 5 6 7 9 वापिस आएगा ना? आएगा शायद, उन्होंने लिखा क्या? नहीं सर। फिर कैसे आएगा? फिर तो सर हमें पता नॉन ही नहीं आगे का रिकरिंग। डिजिट कौन सा है। यस दिस इज नॉन रिकरिंग। अगर समझो उन्होंने ऐसा आपको दिया होता, ये ट्रिक क्वेश्चन था, अगर उन्होंने समझो इसके आगे ऐसा कुछ दिया होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद वापस 1 2 3 4 5 और आगे 3 डॉट्स आ जाए। हाँ हेलो, हाँ शिफान बात बोलिए। कर रहा हूँ माइंडस्पेस क्लासेस से। सर शुभम के आज से कैंप चालू होने वाले थे, 11 बजे से उनका लेक्चर चालू हो गया, शुभम ने अटेंड नहीं किया। अच्छा एक सेकंड है, शफान को अपन म्यूट कर देते हैं। नीचे ना सर। हाँ
चलो भाई, तो अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरीके का होता 7.123456789, उसके बाद वापस होता 12345, तो अभी मुझे तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि अरे हाँ ये 123456789 वापस 12345, आगे क्या होगा 6789 ही होगा, क्योंकि पहले 5 डिजिट्स तो आ गए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो फिर मैं बोलता कि हाँ ये रिकरिंग है, लेकिन सिंस उन्होंने यहाँ पे आके खत्म कर दिया क्वेश्चन 9 पे आगे, तो मुझे पता ही नहीं है 9 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है। 9 के बाद अगर ऐसा कुछ भी दिख जाता कि 1 2 3 लिख दिया है, तो भी मैं बोल देता हाँ यार ये तो नंबर सारे के सारे रिपीट हो रहे, लेकिन 9 के बाद कोई डिजिट दिखा ही नहीं, तो जितने डिजिट्स मुझे दिखे हैं उसके ऊपर मुझे जज करना है कि ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है। तो इससे तो जज यही किया जा सकता है कि नॉन रिकरिंग है, इस वजह से ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो इसको अपन बोलेंगे इरेशनल नंबर। एक और चॉकलेट आपके हाथ से चला गया। अभी लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ठीक है? सबसे पहले कौन बताएगा आंसर? क्वेश्चन पूछ रहे तो उसके बाद बताओ। स्क्वायर रूट ऑफ 12, चलो बताओ। सार्थक, हाँ बताओ सार्थक, जल्दी बताओ। irrational number. ये इरेशनल नंबर है, क्यों? Because it's a non-perfect number. 12 is non-perfect square. ओके, दिस इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ओके, चलो देखो, अब आपके सामने अगर ऐसा कोई डिजिट दिखा, ऐसा कोई नंबर दिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 12, स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 11, तो आप क्या बोलोगे? आप इसमें तो डेसिमल एक्सपेंशन है ही नहीं, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है तो ना अपन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं, ना नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं, ना रिकरिंग ना नॉन रिकरिंग, तो इसमें से तो कुछ नहीं होगा, तो होगा क्या? याद करो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्ड। सर्ड को जब हम लोग एक अलग फॉर्म में, मतलब इसका जब हम लोग आंसर ढूंढते हैं, जैसे 10/7 का एक आंसर होगा, सॉल्व करने के बाद एक डेसिमल फॉर्म में आएगा, उसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 12 का भी एक डेसिमल फॉर्म में आंसर मिलेगा। ये आंसर आप कहाँ पे ढूंढ सकते हो? कैलकुलेटर में तो ढूंढ ही सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपके नोटबुक पे भी आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, ठीक है? तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 का अगर आप आंसर देखोगे ना, तो आपको आंसर पता है कौन से फॉर्म में मिलेगा? डेसिमल एक्सपेंशन तो मिलेगा, लेकिन साथ ही में वो आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग, एंड साथ ही में वो आंसर होगा नॉन रिकरिंग। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 12 कुछ इस तरीके से दिखेगा। 3 पॉइंट, मैं ऐसे ही रैंडमली लिख रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली आंसर नहीं पता है, लेकिन 3 पॉइंट कुछ आएगा इतना पता है। तो 3.768521761251251 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? ऐसा कुछ आंसर दिखेगा और यहाँ पे आपका कैलकुलेटर खत्म हो जाएगा। कैलकुलेटर में तो 3 डॉट दिखेंगे नहीं, तो कैलकुलेटर में जितने भी डिजिट्स दिख सकते हैं उतने दिखेंगे, और वहां पे वो खत्म कर देगा आंसर को। इसका मतलब क्या है? कैलकुलेटर खत्म हुआ लेकिन मेरा आंसर खत्म ही नहीं हो गया। उसी का मतलब यह है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग आंसर है, एंड एट द सेम टाइम अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये कैसा निकलेगा? नॉन रिकरिंग। समझ में आ रहा है? तो ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है एंड एट द सेम टाइम नॉन रिकरिंग है, इस वजह से ये स्क्वायर रूट ऑफ 12 आपका इरेशनल नंबर है। सार्थक ने भी एक चॉकलेट जीत लिया है, तो याद रखेंगे आद्या और सार्थक। आद्या का स्पेलिंग बता सकते हो? AADYA। अच्छा, AADYA। मेरा एक दोस्त था आदित्य करके, उसको भी हम लोग आद्या ही बोलते थे। और दूसरा किसने जीता है? सार्थक। ठीक है, अपन इधर कॉर्नर में नाम लिख के रखेंगे आज के विजेताओं के। सब लोग याद रखेंगे ये, कल देखेंगे कौन जीतता है चॉकलेट। चलो, ये वाला पार्ट होपफुली तुम्हारा क्लियर हो चुका है अभी, कि रैशनल नंबर्स हम लोग किसको बोलते हैं, नॉन रैशनल नंबर्स हम लोग किसको बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। सब लोग फटाफट अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर लो। सबके पास टेक्स्ट बुक है? अगर नहीं है तो मैंने जो PDF आपको भेजा हुआ है ये सब लोग ओपन कर लो। हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Sir, can you repeat the last line? लास्ट लाइन मैंने बोला कि टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, एक्सरसाइज 1.1 हम लोग करेंगे। करे ना कि नहीं करे? बोर हो गए? सर कर करते हैं? ओके, चलो देखो, मैं भी ओपन कर लेता हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग ऑब्जर्व करो। इज 0, थैंक यू, इज 0 a rational number? Can you write it in the form p by q?
where p and q are integers and q is not equal to 0। पहला बात तो उन्होंने पूछा है क्या ये बड़ा सा 0 जो दिख रहा है तुमको, क्या ये रैशनल नंबर है? आपका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? ओके, दिस इज अ रैशनल नंबर, Sir, बराबर है, ये रैशनल नंबर है। अब उन्होंने दूसरा सवाल पूछा है क्या आप इसको p by q फॉर्म में लिख सकते हो जहां पे q कैन नॉट बी इक्वल टू 0? आंसर इज यस। 0 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 0/1, 0/2, 0/-5, 0/6, 0/-10, ऐसा भी लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है। 0 के नीचे कोई भी नंबर डालो, आपका आंसर क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स का आंसर क्या आएगा? 0। यहां पर क्या है, जो आपका p है दैट इज इक्वल टू 0 बट q इज नॉट इक्वल टू 0 इन एनी ऑफ दीज केसेस। समझ में आया? इसमें से एक भी एग्जाम्पल में q का आंसर 0 नहीं है, तो हमने उनकी दी हुई सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करके 0 को p by q फॉर्म में दिखा दिया। समझ आया आपको पहले आंसर कैसे लिखना है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर है यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। It can be written in the form p by q. For example, 0.1, 0.2, 0.5, 0.-5, 0.6, 0.-10। ठीक है, अच्छा, अभी आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। Find 6 rational numbers between 3 and 4। आपके पास 2 नंबर्स दिए हुए हैं उन्होंने। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा स्टार मार्क करके रखना सब लोग। अगर आपके पास पीडीएफ में आप देख रहे हो तो मोबाइल में स्टार मार्क मत करना, नोटबुक पे लिख के रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन फॉर श्योर एग्जाम में आते हैं। कितने मार्क्स के लिए? 1 या 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको? कोई तो 2 नंबर्स दे देंगे वो लोग, और वो रैशनल नंबर्स होंगे, जैसे कि एक दे दिया यहाँ पे 3 और एक दे दिया 4, और उन्होंने क्या बोला, 3 और 4 के बीच के कोई भी 5 रैशनल नंबर्स बताओ। ठीक है, क्या आप बता सकते हो? चलो मैं बताऊं, देखो 5 बताता हूं। पहला रैशनल नंबर है 3.1। ये नंबर कैसा है? 3 और 4 के बीच में 3.1 तो, और ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा क्या होता है? रैशनल नंबर। अभी तो अपन ने सीखा था। तो 3.1 एक नंबर होगा, 3.2 एक नंबर होगा, 3.3 एक नंबर होगा, 3.4 भी एक ले सकते हैं अपन। ऐसा भी कोई नंबर ले सकते हैं 3.82916115। कोई फर्क पड़ता है क्या इससे? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डेसिमल एक्सपांशन है। तो 3.82 समथिंग है, लेकिन 3.8 ही है, तो 3.8 तो 3 और 4 के ही बीच में आता है, और ये ऐसा डेसिमल एक्सपांशन है जो क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। आप एक और एग्जांपल भी लिख सकते हो अगर आपको टीचर का थोड़ा दिमाग खराब करना है तो, या टीचर को इंप्रेस करना है तो, इस तरीके से 3.71296 वापस लिख दिया, 71296 वापस लिख। एक मिनट मैं रिपीट ये कर लेता हूं, उसके बाद बताना। 71296 डॉट डॉट डॉट। ये जरा आप नंबर ऑब्जर्व करो, ये नंबर क्या दिखता है? 71296 71296 71296, सेम टू सेम डिजिट्स वापस रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, मतलब ये एक रैशनल नंबर है। और ये रैशनल नंबर किसके बीच में आ रहा है? 3.7 है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग है, मतलब 3 और 4 के बीच में, तो ये भी एक तरीके का रैशनल नंबर है। आप ये 5 नंबर्स लिख सकते हो। अच्छा, अभी जिसको डाउट था वो पूछो, जल्दी जल्दी पूछो। सर हम 6th और 7th वाली मेथड से कर सकते हैं, मतलब जिसमें हम 3 के नीचे 1 रखें और वो वाला फिर वो मैं बता रहा हूं अभी। पहले तो ये बात समझ गए सब लोग कि 3 और 4 के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स हैं। सर तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का आंसर अल्टीमेटली सेम ही है। अभी वो जो आप बता रहे हो ना p by q वाला मेथड, उससे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप इनमें से जो भी समझो, अगर तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है लास्ट का, कितना? 1 मिनट बाकी है, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है, तो आप ऐसे टाइम पे ऐसे नंबर्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर समझो तुम्हारे पास 2 मिनट से या 1 मिनट से ज्यादा का टाइम है, समझो 10 मिनट का टाइम है, तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूं। देखो, आपको 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं, और इमेजिन करो कि ये रैशनल नंबर्स आपको p by q फॉर्म में चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो मैं समझाता हूं। इस 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। 4 के भी नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। इन दोनों को, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किसी एक नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? इन दोनों को किसी एक सिंगल नंबर से, किसी भी नंबर से, फॉर एग्जांपल 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, जो भी नंबर है, खाली थोड़ा बड़ा नंबर लेना, ताकि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप आ सके। जैसे मैंने समझो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 या 10 या 15 ले लेता हूं जानबूझकर, थोड़ा डिफिकल्ट। तो मैंने अगर इस 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस 3 को भी मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना होगा।
तो ये जो 3 था ये चेंज होके क्या बना, 3 15 जा 45 डिवाइड बाय 15 इंटू 1 कितना बनेगा 15। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वापस मेरा आंसर 3 बन जाएगा, मतलब मैंने क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं किया, इस चीज को समझ जाओ, ठीक है। अब ये जो पहला 3 था, 3 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया 45/15। समझ में आया, मैंने दोनों को भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 15 से मल्टीप्लाई किया है। अब आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि ये जो 4 है इसका डिनोमिनेटर और ये जो 3 था इसका डिनोमिनेटर, 3 का डिनोमिनेटर अभी ये चेंज होके क्या बना है 15, तो 4 का भी डिनोमिनेटर आपको क्या बनाना है 15। तो यहाँ पे 1 की जगह पे 15 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें, 15 से ही करना होगा, तो इसको भी 15 से किया और इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यूमरेटर क्या मिलेगा 15 4 जा आंसर मिला 60 डिवाइड बाय 1 इंटू 15 कितना मिला 15 मिल गया। अब जरा ऑब्जर्व करो, एक नंबर है 45/15 और एक नंबर है 60/15। इन दोनों के बीच में मतलब 45 से लेके 60 के बीच में कितने नंबर्स है, 15 नंबर्स है, आपको ऑब्जर्व करके समझ आएगा। बट ये 45 और 60 को छोड़ दे तो 14 नंबर्स है इन टोटल। इन 14 में से कोई भी 5 नंबर्स आप लिख सकते हो, जैसे कि ये नंबर 45/15 अपने पास है ना, तो उसके बाद और 60 से पहले कौन से नंबर आएंगे, 46/15 आप लिख सकते हो, 47/15 आप लिख सकते हो, 48/15 आप लिख सकते हो, 49/15 लिख सकते हैं, 50/15 लिख सकते हैं, 51/15 आप लिख सकते हो, 52/15 आप लिख सकते हो। ऐसा करते करते 59/15 तक आप लिख सकते हो। तो अगर आपको p/q फॉर्म में 3 और 4 के बीच के 5 नंबर्स अगर बताने हैं तो इनमें से आप कोई भी डिजिट लिख सकते हो। यहां पर मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया है 15। आप चाहो तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई भी करके आंसर निकाल सकते हो, आप प्रॉब्ली 5 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो। और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 बच्चों के आंसर मैच नहीं हो सकते, तो अगर आप में से किसी को कॉपी करने की आदत है तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कॉपी मत करना किसी और के, क्योंकि टीचर को एक सेकंड में समझ आ जाएगा, क्योंकि 2 बच्चों के आंसर इसमें कभी भी रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक बच्चे का सॉल्व करने का तरीका अलग है। कोई बच्चा 10 से मल्टीप्लाई करेगा, मैंने 15 से किया है, किसी को ज्यादा टाइम मिला रहेगा तो 25 से मल्टीप्लाई करके देख लेगा। ठीक है, समझ में आया आप 5 रैशनल नंबर्स किस तरीके से ढूंढ सकते हो। चलो मैं तुमको एक थोड़ा सा अजीब अलग सा क्वेश्चन दे देता हूं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। उन्होंने आपको एक नंबर दिया है 7/8 और आपको दूसरा वाला नंबर उन्होंने दिया है 9/11 और बोला है कि इन दोनों नंबर्स या इन दोनों रैशनल, क्योंकि ये तो p/q फॉर्म में ही है तो इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच के 5 रैशनल नंबर्स ढूंढ के दिखाओ। कैसे ढूंढोगे, आप में से कोई बता सकता है? निकाल के देंगे। ओके, और बराबर है। देखो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चीज को मेक श्योर करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इधर 8 दिखता है, इधर 11 दिखता है, मैं दोनों नंबर्स को कंपेयर ही नहीं कर सकता हूं। अगर मैं कंपेयर ही नहीं कर पाया तो आगे सॉल्व कैसे करूंगा, इस चीज को समझो। ठीक है, तो मुझे कंपेयर करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर किस तरीके से सेम हो सकता है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 8 है, दोनों को सेम करने, बराबर। एलसीएम सबको आता है होपफुली। एलसीएम पता है क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म है। लेकिन अगर आपको एलसीएम के बारे में समझना है तो ऐसा ही चीज कि अगर 8 के टेबल में कौन सा एक नंबर आता है जो 11 के भी टेबल में आता है, ऐसा कोई नंबर ढूंढो जो 8 के भी टेबल में आए, 11 के भी टेबल में आए। 88। अच्छा, 8 फाइजा भी तो 40 होता है और 11 फोरजा भी तो 40 होता है। गलत बोला क्या मैंने? 8 फाइजा 40, 11 फोरजा 40। अच्छा, 11 फोरजा 44 होता है क्या? ठीक है, तो 11 फोरजा 40 और 44 होता है और 8 फाइजा 40 होता है, तो दोनों नंबर्स तो सेम नहीं है, तो सेम आएगा 88। आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। अगर मुझे इस 8 की जगह पर 88 लाना है तो मुझे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 11 से। अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको भी 11 से करना होगा, क्योंकि इसके साथ नहीं तो नाइंसाफी हो जाएगी। सेम लॉजिक से मुझे यहां पर क्या आंसर मिलेगा, देखो 7 इंटू 11, 11 7 जा आंसर मिलेगा 77 डिवाइड बाय 11 8 जा आंसर मिलेगा 88। अब यहां पर आता है, यहां पर भी हमें ऑब्वियसली डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहाँ पे 88 है तो इधर भी 88 आना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 8 से। 88 लाने के लिए तो इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा 8 से। 9 8 जा कितना होगा 72 डिवाइड बाय 11 8 जा कितना होगा 88। समझे? अब देखो जरा ऑब्जर्व करो,
77/88 पहला नंबर है और दूसरा नंबर है 72/88। मैं जरा सीक्वेंस में लिख लेता हूँ। एक नंबर है अपने पास 72/88 और एक नंबर है 77/88। अब इन दोनों के बीच के 5 नंबर्स अपने को लिखने हैं। पहला नंबर होगा 72 के बाद और 77 से पहले। पहला नंबर मिलेगा 73/88, दूसरा नंबर मिलेगा 74/88, थर्ड नंबर मिलेगा 75/88, अगला नंबर मिलेगा 76/88, अगला नंबर 77/88 लिखूं क्या? नहीं, वो तो यही नंबर है। गड़बड़ हो गई है। तो अब कैसे सॉल्व करो इसको? इधर तो 4 ही नंबर्स है। सोच के देखो, जरा ठंडा दिमाग रख के सोचो, क्योंकि ये रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है। ये जो मैं चीज डिस्कस कर रहा हूं ना, ये तुमको दिक्कत एग्जाम में जाकर आएगी। इसके लिए शांति से सोचना जरूरी है। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन दोनों के बीच में खाली 4 ही डिजिट्स है। लेकिन उन्होंने अपने को बोला कि 4 नहीं, मेरे को 5 चाहिए, मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए। हाँ बताओ, जो भी आंसर बता रहा है। सर 5 से बड़ा नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। ओके, 5 से ज्यादा बड़े नंबर से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, वैसे तुमको एक बात बताऊं, 5 से ज्यादा नंबर से बड़े मतलब वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर लो तो भी शायद तुम्हारा आंसर सॉल्व हो सकता है। लेकिन मैं एकदम सिंपल अप्रोच रखने के लिए मैं ऐसा पकड़ के चल रहा हूं कि मेरे पास लास्ट का भी इतना लिखने के बाद मेरे पास 30 सेकंड्स बाकी है। अब मैं क्या करूं? और 30 सेकंड्स में मुझे इन दोनों के बीच के 5 डिजिट्स ढूंढने, लेकिन मेरे पास कितने हैं? 4। तो मैं सिंपल में क्या करूंगा पता है? दोनों को सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से और इसको भी 10 से। क्या डिनोमिनेटर चेंज होगा? नहीं होगा चेंज। मतलब 88 इंटू 10 कर दिया तो 880 बनेगा, 88 इंटू 10 किया तो 880 बनेगा। समझ में आ रहा है? मैं दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं 72 को 10 से मल्टीप्लाई करूं 720 बनेगा, इधर 880 मिल जाएगा। इसको भी 10 से करूं 770 मिलेगा, इधर भी 880 मिलेगा। अब इन दोनों के बीच के तो कितने ही सारे नंबर्स है, 5 नंबर से तो ज्यादा ही है, क्योंकि 720 और 770 है इधर। 720 और 770 के बीच में तो प्रॉब्ली 49 नंबर्स है। तो मैं उनमें से कोई भी 5 नंबर्स लिख सकता हूँ। पहला नंबर में लिखूंगा 721/880, दूसरा नंबर लिख सकता हूँ 722/880, तीसरा लिख सकता है 723/880। इस मोमेंट पे मैं देख रहा हूँ मैम फर्स्ट बेंच पे पहुंच चुकी है पेपर लेने के लिए। आगे भी लिखता 724/880, आगे भी लिखता हूँ 725 या 720, कोई भी नंबर लिख दो आगे का। 730 भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 20 और 70 के बीच के कोई भी 5 नंबर्स। तो 725/880 मिल गए 5 डिजिट्स। अब समझ में आया 5 रैशनल नंबर्स आप किस तरीके से ढूंढोगे अगर आपको 2 नंबर्स दिए होंगे, जैसे 7/8 एंड 9/11। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके ओके। अच्छा, जो भी बच्चा मुझे पूछा था कि P/Q फॉर्म में किया तो चलेगा क्या, तो उसको समझ में आया कॉन्सेप्ट? मुझे याद नहीं कौन था, बट आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो बहुत फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्या आप ये सॉल्व कर सकते हो? Yes, sir. ओके ओके, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। होपफुली आप अभी इसके बाद आराम से सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सबका ध्यान क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? ट्रू और फॉल्स। बराबर है ना? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। पहला सवाल दिया है उन्होंने। तीनों जरा क्वेश्चंस ऑब्जर्व करो, तब तक मैं तुमको कुछ याद दिलाता हूं। ठीक है, याद आ गया कुछ? इंटीजर्स आर ग्रेटर देन होल नंबर्स व्हिच इज ग्रेटर देन नेचुरल नंबर। दुनिया के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आएंगे, दुनिया के सारे होल नंबर इंटीजर्स में आएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। दुनिया का हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। चल बहुत सही, ये ट्रू है, बहुत अच्छा लगा। सेकंड सब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। दुनिया का हर एक इंटीजर होल नंबर है। False. फॉल्स। क्यों फॉल्स? कोई एग्जांपल दे सकते हो? कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जो इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है? Sir, integers having negative -1. signs. ओके ओके, हाँ ऑलमोस्ट सबके आंसर बराबर है। देखो मैं समझाता हूँ।
इंटीजर्स सारे के सारे होल नंबर नहीं बन सकते कि इंटीजर तो बड़ा भाई था होल नंबर का। सारे के सारे दुनिया के होल नंबर्स इंटीजर्स है, लेकिन इंटीजर्स नहीं है। इसका एक एग्जांपल है -3 या -5। -5 एक ऐसा नंबर है जो इंटीजर तो है लेकिन इट इज नॉट अ होल नंबर। तो आप एक बात ध्यान में लो, अभी से 9th स्टैंडर्ड में या 10th में अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स पूछा जाएगा और अगर आपका आंसर फॉल्स आएगा तो आपको आगे स्टेटमेंट लिखना है कि वाई फॉल्स। जैसे होता है ना, ट्रू देन वाई एंड फॉल्स देन वाई। ट्रू तो है तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये तो हमें पता है तो ये ट्रू है। लेकिन अगर आपका सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स, देन वाई फॉल्स, तो आप उधर लिखोगे एग्जाम्पल -5। -5 इज एन इंटीजर बट इट इज नॉट अ होल नंबर, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगला वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स? एवरी रैशनल नंबर, फॉल्स। वाह वाह वाह। और y फॉल्स अगर कोई पूछे तो ये रैशनल नंबर लिख देना, 5/7। ये होल नंबर नहीं बन सकता है। होल नंबर एक तो सिर्फ 5 बन सकता है, नहीं तो सिर्फ 7 बन सकता है, लेकिन 5/7 इज नॉट अ होल नंबर। समझ आया? उसके अलावा आप ऐसा भी कोई नंबर लिख सकते हो -7। ये जो -7 है ये एक इंटीजर है और ये एक रैशनल नंबर भी है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1। समझ में आया सबको? Yes, sir. वेरी गुड। अभी अपन सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन, जो तुमने जिंदगी भर किया हुआ है, वापस एक बार सीखेंगे। लॉन्ग डिवीजन सबको आता है? चलो मैं एक सवाल तुमको पूछूं, आप में से कोई मुझे आंसर बता सकता है तो बताना। क्वेश्चन है ऐसा कुछ, इसका आंसर आपको ढूंढ के दिखाना है डेसिमल एक्सपेंशन में। आप में से कोई ढूंढ सकता है? 1 मिनट का टाइम तुमको दे रहा हूं। Fraction. अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है या है? नहीं है सर. नहीं है तो शायद कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिस जिसको आता है उसके लिए 1 मिनट का टाइम है, जिस जिसको नहीं आता सॉल्व करना वो 1 मिनट रुक सकता है, पानी वानी पी लो चाहिए तो। बट सो मत जाना, सो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम्हारा 1 मिनट खत्म होने में प्रॉब्ली 35 सेकेंड्स बाकी है। फाइव सेकेंड्स बाकी। कैलकुलेटर पे मत करना, 5 सेकंड बाकी है तो मैं कर लेता था अगर तुम्हारी जगह पे होता, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ मत करना। ठीक है चलो टाइम खत्म। देखो इस क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना है और बताना है कि ये रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन तो ये शॉर्टकट बनेगा, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसको पहले, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है अगर आपको पता हो तो, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी शायद से बोला जाता है। बराबर है, बराबर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ऐसा आपने नाम सुना होगा। इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होगा इस 8 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करो और उसमें ये 1 ऐड कर दो। हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन में तो हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना, पर इस सिचुएशन में तो न्यूमरेटर बड़ा होगा। बराबर है। नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब मैं p/q फॉर्म की बात कर रहा था, वो वाला प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं जो आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होगा p/q फॉर्म, सिर्फ उसको चलो प्रॉपर फ्रैक्शन वर्ड हटा के p/q फॉर्म याद रखो कि इसको मुझे p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये p/q फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें? 8 4 जा 32 प्लस 1 कितना मिलेगा? 8 4 जा 32 प्लस 1, गुड, 33/8 जिसने भी बोला। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ये क्या है? 33/8 का ही मतलब होगा 33 डिवाइडेड बाय 8, तो कर लेते हैं इधर 33 डिवाइडेड बाय 8। अभी 8 1 जा 8, 8 2 जा, वैसा करके सॉल्व करना है। डिवीजन आप सबको आता है तो मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। 8 4 जा
32 बनेगा, कितना बचा 1 रिमाइंडर में बचा, यहाँ पे आएगा 0, फिर दे देंगे पॉइंट क्योंकि हमने 0 ले लिया, तो 8 1 जा 8, यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, यहाँ पे एक और 0 ले लेंगे, 8 2 जा 16, कितना बचा 4, यहाँ पे आएगा 0, 8 5 जा 40, रिमाइंडर मिल गया 0, रिमाइंडर 0 मिल गया, मतलब आपका आंसर खत्म। आपको 33/8 का क्या आंसर मिल चुका है 4.125, 4.125. बराबर है। अब इसके बारे में, इस आंसर के बारे में आप क्या बता सकते हो, क्या जानकारी दे सकते हो? टेबल को याद करो, टेबल ये बताता है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन है। वेरी गुड, वाह वाह वाह, ठीक है। देखो रिकरिंग नॉन रिकरिंग तब आएगा जब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, याद करो अच्छे से। रिकरिंग नॉन रिकरिंग शब्द सिर्फ और सिर्फ तब आएंगे जब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन ये टर्मिनेट हो रहा है। तो अगर ये टर्मिनेट हो रहा है तो आप इसको लिखोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ रैशनल नंबर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके। अब आते हैं वापस एक पुराने क्वेश्चन पे जो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। आपको याद है 10/3 का आंसर कैसे आया था, कितना आया था, किसी को याद है? हमने ये सॉल्व किया था 3.33. ठीक है। आप में से कुछ बच्चों को मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लेकिन जिस जिसको नहीं पढ़ा है उनके लिए सवाल है, ठीक है। कोई मुझे ये बता सकता है कि 10/3 का आंसर तो 3.33 आता है, लेकिन अगर कोई आपको ये सवाल में दे दे कि 3.3333 डॉट 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 ये तुम्हारा सवाल है और इससे 10/3 बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि यूजुअली ये सवाल होता है और उसका आंसर ये होता है। हाँ और अगर हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करें और हम 3.333 को x हाँ। फॉर्म कर ले तो 10x इज इक्वल टू 33.333 और बताओ। अगर हम 10x में से x माइनस कर ले तो हाँ। 33.333 माइनस 3.333 उसका हाँ। होगा 30 और 30 फिर डिवाइडेड बाय 9 होगा और अच्छा। फिर हाँ फिर उसका 3/10 होगा। ये किसने बताया आंसर? सर धीर, स्पेलिंग बताओ धीर का। DHEER। वेरी गुड, धीर को भी मिलेगा एक चॉकलेट। बहुत सही आंसर है, एकदम परफेक्ट आंसर उसने बताया। चलो जिस जिसको नहीं आता वो यहाँ पर ध्यान दो, जिस जिसको आता है खुद के लिए ताली बजाओ, माइक ऑफ करके बजाना। देखो अब आपको उन्होंने सवाल दे दिया है 3.333 डॉट डॉट डॉट, ये डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग है, मतलब ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। कभी कभी इसी चीज को एक और वे में लिखा जाता है, वो है बार के फॉर्म में। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं पता है? 3 पॉइंट, जो डिजिट रिपीट हो रहा है ना वो लिखने ऊपर का बार और ऊपर बार, ठीक है। समझो अगर आपके पास, मैं इसके थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जाके ये एक और बार सिखाना चाहता हूं। समझो आपके पास ऐसा कोई नंबर है 3.32689315151 डॉट डॉट डॉट, ऐसा अगर आपके पास सवाल है तो इसको इस बार वाले फॉर्म में पता है कैसे लिखोगे? कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? सबसे पहले तो ये बात ध्यान में लो कि ये सिर्फ और सिर्फ बार वाला जो फॉर्म है ये हम लोग कौन सा नंबर में ले सकते हैं? जो रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड रिकरिंग हो, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिखोगे? 3.326893 और उसके बाद के डिजिट सारे रिपीट हो रहे हैं तो लिखोगे 15 और उसके ऊपर बार। ये जिसने भी बताया था एकदम सही बताया। मुझे कोई बच्ची का आवाज आ रहा था, समझ में आया किस तरीके से लिखोगे? तो आपको सवाल किस तरीके से आ सकता है? स्कूल में डेसिमल एक्सपेंशन में ये लाइन मारने ही बोला था। अच्छा, लाइन मारने ही बोला था ना। वैसे लाइन अगर ना भी मारो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट ठीक है, लाइन मारोगे तो सही है, क्योंकि आपको जब भी सवाल पूछे जाएंगे ना, आप अगर एक्सरसाइज भी फोकस करो, जो आपका 1.3 एक्सरसाइज है उसके अंदर भी आपको इस तरीके से क्वेश्चंस दिखेंगे। चलो कोई नहीं, अभी वो टॉपिक को ज्यादा अपन नहीं आगे बढ़ाते। अब हमारा सवाल क्या है? सवाल ये है कि इससे मतलब ये 3.333 डॉट 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 ये जो है इसको आपको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। कैसे कन्वर्ट करें? सबसे पहले ये जो सवाल है उसको x कंसिडर करो, तो x इज इक्वल टू 3.333 डॉट 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 किया कंसिडर। अब इसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें से जो डिजिट रिपीट हो रहा है क्या वो डेसिमल के जस्ट बाद आ रहा है? ऑब्जर्व करो और बताओ, इसमें रिपीट कौन हो रहा है? ये 3 रिपीट हो रहा है।
और वो डेसिमल के जस्ट बाद आना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको डेसिमल के जस्ट बाद लाना होगा। ये चीज को याद रखना। इस क्वेश्चन में तो काम का नहीं है, लेकिन आगे काम आएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% बच्चों को अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो उसका रीजन वही है। और जो 10% बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है वो किस चीज पे ध्यान देंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो डेसिमल के जस्ट बाद में आए। ठीक है, इस केस में हाँ, डेसिमल के जस्ट बाद वाला डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। और ऐसे कितने डिजिट्स है जो रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक डिजिट है, उसका नाम है 3। इससे पहले वाले यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था, देखो मैंने, वहां पे 15 रिपीट हो रहा था, 1 5 1 5 1 5। वो केस में 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, 1 and 5। इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है। इस वजह से आप इस इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करोगे पता है, 10। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हुए तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 डिजिट्स रिपीट हुए तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर दे देते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में डेसिमल के जस्ट बाद वो नंबर है जो रिपीट हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम इसमें कितने डिजिट्स रिपीट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट। इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ द साइड्स। दोनों भी साइड में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड x मल्टीप्लाई बाय 10 कितना मिलेगा, 10x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक डेसिमल यहां पर जाएगा। कैसे, सोचो, 3 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, आंसर कितना मिलेगा, 30। 4 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, आंसर कितना मिलेगा, 40। उसी तरीके से 3.33 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मिलेगा 33.33। तो इसको जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मिलेगा 33.333 डॉट डॉट डॉट। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब करना सिर्फ इतना है कि इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब माइनस कर दो। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करूं तो आंसर क्या मिलेगा, शांति से ऑब्जर्व करो एकदम। ये 10x ये लेफ्ट साइड में और यहाँ पर x लेफ्ट साइड में, x के आगे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब 1 है, ये चीज याद रखना। तो 10x में से एक x चला गया, कितने x बचे, 9x। वेरी गुड। उसके बाद राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करो, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में डेसिमल के बाद वाली तो चीजें सेम टू सेम है, क्योंकि आगे अनलिमिटेड 3s है। तो डेसिमल के बाद 3.33333, इधर भी डेसिमल के बाद 0.33333। तो डेसिमल के आगे की चीजें तो माइनस ही होंगी ना। अभी किस तरीके से माइनस होंगी वो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, अगर आपको कभी कोई पूछे कि 10.28 माइनस 2.28 का आंसर कितना होगा, डेसिमल के बाद वाला अगर पार्ट सेम है तो उसको उड़ा दो। अब बचा क्या, 10 - 2, इसका आंसर होगा 8। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से जब आप इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करोगे तो डेसिमल के बाद वाला तो चीजें सेम है, तो ये तो चीजें चली गई, बचा क्या, 33 - 3, आंसर मिलेगा 30। ये 9 मल्टीप्लाई उधर गए तो डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 3 या 30/9। ये तुमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में किया था 8th स्टैंडर्ड में। ये 9 इधर डिवाइड कैसे होगा वो, फिर 3 से दोनों को जा रहा है तो 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। तो x वुड बी इक्वल टू 10/3। मिल गया आंसर, इजी था। एक और सवाल करके देखेंगे, तभी जाकर ये थोड़ा थोड़ा क्लियर होते जाएगा आपको। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, किसी को नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं। लगता है तुम्हारे लेक्चर के बाद बोर्ड साफ करना पड़ेगा मुझे। देखो, अगला सवाल है 7.16282828 डॉट डॉट डॉट। इस क्वेश्चन को मैं अकेला सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन और कौन से वे में लिखा जा सकता है, इसी को आप लिख सकते हो 7.1628 और उसके ऊपर बार। ये क्वेश्चन आपके सामने जो है, ये प्रोबेबली अगर आपने सॉल्व कर लिया तो तुमको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी सवाल आ गया जिंदगी में तो आप कर लोगे। समझ में आ रहा है? मतलब आपके बुक से ये 2 लेवल ऊपर का सवाल है। अगर ये सवाल आपने सॉल्व कर लिया तो बुक तो खत्म हो गया, फिर कुछ टेंशन नहीं बचानी। चलो करें सॉल्व। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो आपको सवाल दिया गया है, अगर आपको इस तरीके से सवाल दिया है तो उसको इस वे में कन्वर्ट करना है। जैसे 7.1628 और ऊपर बार रहेगा, तो मैंने क्या लिख दिया, 7.16282828 3 बार लिखा और एंड में 3 डॉट दे दिया। अब इसके बाद अगला स्टेप होता है इसको x कंसिडर करना, मतलब x इज इक्वल टू 7.162828
28 डॉट डॉट डॉट। कर लिया x कंसिडर, सॉरी। अब इसके बाद अगला स्टेप याद करो, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था? पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था डेसिमल के जस्ट बाद वो नंबर आना चाहिए जो रिपीट हो रहा है। डेसिमल नंबर के या डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद कौन सा नंबर आना चाहिए जो रिपीट हो रहा है? कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 16 रिपीट हो रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, इधर सारे 16 ही दिख रहे हैं मुझे, तो है क्या ऐसा? So 28 repeat. बराबर है, 28. एकदम सही। ये जो 28 तुमको दिख रहा है ये डेसिमल के बाद आना चाहिए, लेकिन इधर तो 16 है, तो मुझे 16 को इधर से भगाना पड़ेगा। कैसे भगाए? सोचो कैसे भगाए 16 को, यहाँ से कैसे हटाए? सर मल्टीप्लाई बाय 10। multiplied by 100. 100. ओके So ओके, multiply by 100. मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, कोई बोल रहा है 10, कोई बोल रहा है 100। देखो, अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डेसिमल पॉइंट इधर चला जाएगा, एक डिजिट पीछे, और अगर आपने 100 से किया तो 2 डेसिमल पीछे चला जाएगा, मतलब 2 पॉइंट्स पीछे चला जाएगा। कितने से करें, 10 या 100? 100। चलो सही है, बराबर है। तो इसको वापस दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 इसको नहीं दे देंगे, ठीक है? इसको इक्वेशन नंबर 1 अभी के लिए नहीं देना। इसका रीजन ये है क्योंकि इस इक्वेशन में डेसिमल के जस्ट बाद अपना वो नंबर नहीं आ रहा जो रिपीट हो रहा है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मत देना। सिर्फ ऐसे लिख देना, मल्टीप्लाई बाय और विथ 100 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है? मल्टीप्लाई विथ 100 ऑन बोथ द साइड्स आपने कर लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में 100 से मल्टीप्लाई करोगे। एक बात याद रखना, अगर आपको 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो x को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 100x मिल गया, इज इक्वल टू, इसको जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल चेंज होके इधर चला जाएगा। मतलब क्या आंसर मिलेगा? 716.282828 डॉट डॉट डॉट। ये जिस मोमेंट बन जाएगा कि डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर रिपीट हो रहा है, इसको दे दो आग बंद करके इक्वेशन नंबर 1। अब आगे का प्रोसीजर उसी तरीके का है जैसा अपना पिछला क्वेश्चन था, मतलब पिछला क्वेश्चन यहां से नहीं इस स्टेप से स्टार्ट हुआ था, ऐसा इमेजिन करो, ठीक है? अब इस स्टेप के आगे पिछले क्वेश्चन को हम लोगों ने जिस तरीके से सॉल्व किया था उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व किया था? इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 दिया, उसके बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? ये 2 और 8, टोटल 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। और अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम लोग कितने से इसको मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, बराबर। और 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो इसको भी करना पड़ेगा, तो 100x इंटू 100, 100 इंटू 100 का आंसर होता है 10,000। अगर किसी को नहीं पता तो वेरी गुड, जिसने भी बताया। तो 100 इंटू 100 आंसर है 10,000, आगे आएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस पीछे चला जाएगा, तो क्या मिलेगा? 71628 पॉइंट, डेसिमल के बाद अनलिमिटेड 28 से, अनलिमिटेड, तो मैंने एक 28 उधर ले लिया तो इधर से एक कम हो गया, ऐसा नहीं है, यहाँ पे अनलिमिटेड है टिल मून, ठीक है? तो आगे आप क्या लिखोगे? 0.282828 डॉट डॉट डॉट, इसको दे दोगे इक्वेशन नंबर 2। अगला स्टेप तो सबको पता है, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। चलो, ये सब्ट्रैक्शन में बहुत लोग गड़बड़ी कर देते हैं, 10,000 माइनस 100 आंसर लिख देते हैं 1000, ये सबसे बड़ी गलती है। आप ही इमेजिन करके देखो ना, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इमेजिन करो तुम्हारे जेब में 10,000 रुपए, ठीक है, और तुम सब्जी लेने के लिए गए हो और सब्जी वाले ने तुमको 100 रुपए का बिल दे दिया, तो आप उसको 100 ही रुपए दोगे, तो 10,000 में से 100 गए, बचे कितने? So 9,900. हाँ, ये गलती नहीं करने का, 9,900। बहुत सारे बच्चे क्या लिख के आ जाएंगे? 10,000 माइनस 100, 1,000 सीधा आंसर। बट ये सिली मिस्टेक्स है जो मैथ्स में अवॉइड की जा सकती है। तो इसका आंसर मिलेगा 9,900x, क्योंकि हमने इसमें से इसको माइनस किया है, इज इक्वल टू, अभी राइट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड को माइनस करना पड़ेगा। तो देखो जरा, ये पॉइंट के बाद वाला चीज और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद वाला चीज सेम टू सेम है, तो इसमें से मतलब इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को जब मैं माइनस करूंगा तो पॉइंट के बाद वाला तो कैंसिल हो गया, बचा कौन? 71628 माइनस 716, ये बाजू में जरा किधर तो नोटबुक पे कर लेने का, 71628 माइनस 716, कितना आंसर मिलेगा? आप में से कोई बता सकता है? आप लोग सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूं, देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आएगा।
मेरा शायद आ गया लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ मेरा आंसर बराबर है कि गलत है। Sir, 70,912. ये मैंने जो लिखा है बराबर है? Yes, sir, correct है. पक्का बराबर है? भरोसा नहीं है मेरे को। Yes, sir. ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाली तो चीजें सेम है, तो वो तो चली गई। बचा क्या? 71628 माइनस 716, आंसर मिलेगा 70912। ठीक है, अब ये 9900 मल्टीप्लाई उधर गए तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 70912 डिवाइड बाय 9900 लिख दिया आपने। अब ये लिखने के बाद आपको और थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना होगा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है? क्या ये और फर्दर सॉल्व हो सकता है? सोच के देखो। Yes, sir. एंड में इधर 12 आया, मतलब एंड में 2 आया, तो न्यूमरेटर को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड कर सकते हो। मैं डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करूंगा, आप न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करके मुझे आंसर बताओ, जल्दी बताओ। डिनोमिनेटर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, हाँ बोलो, कौन बता सकता है? 70912 डिवाइड बाय 2। बताओ, नहीं आ रहा? सर Sir, हाँ, बोलो। denominator में 4950 आएगा. मैं न्यूमरेटर पूछा, डिनोमिनेटर में बताऊंगा। हाँ, न्यूमरेटर बताओ। 35,456 35,456 डिवाइडेड बाय, पता है, 4950। वापस इसको 2 से जा रहा है, देखो इधर 6 आया, इधर 0 आया, कितना आएगा बताओ जल्दी? 35,456 डिवाइड बाय 2। और कोई एक बच्चा अपने से इसको भी सॉल्व करके दिखाओ। 4950 डिवाइड बाय 2। न्यूमरेटर का आंसर क्या मिलेगा और डिनोमिनेटर का आंसर क्या मिलेगा? Sir, numerator का 17,728. 17,728 श्योर हो ना? बाकी बच्चे भी Yes, sir. वेरीफाई करते रहना, एक बच्चे पे भरोसा नहीं रख सकते हम लोग। पता चला सबका आंसर गलत आ गया, उसके ऊपर भरोसा रखिए। सर डिनोमिनेटर का 4,000 आई मीन हाँ। 2,475 475 ठीक है, और फर्दर सॉल्व हो सकता है क्या? देखो जरा। नो सर। देखो, न्यूमरेटर को तो 2 से जा सकता है, डिनोमिनेटर में एंड में 5 आया तो नहीं, डिनोमिनेटर को 2 से नहीं जा सकता। ऐसे टाइम पे हम लोग 3 वाला प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करते हैं। 3 का प्रॉपर्टी पता है? अगर एक नंबर को आप 3 से डिवाइड करना चाहते हो तो उसके अंदर जितने भी डिजिट्स है ना, उनका एडिशन करो। जो आंसर मिलेगा, अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो वो वाला नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ, 2475 यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो 2 + 4 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18। क्या 18 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ? 3 6 Yes, 18 sir. होता है, Yes, sir. बराबर। यस सर। तो मतलब मैं, हाँ मतलब मैं 2475 को भी 3 से डिवाइड कर पाऊंगा। ये पहला लॉजिक। अब न्यूमरेटर को सेम तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। 1 + 7, देखो 1 + 7 हो गया 8, 8 + 7 हो गया 15, 15 + 2 हो गया 17, और 17 + 8 हो गया 25। अब मैं 25 को 3 से डिवाइड कर सकते हो क्या? 3 8 जा Yes, sir. 24 होता है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली इसको 3 से भी नहीं कर सकते, 2 से भी नहीं कर सकते, और 5 से भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको तो 5 से जा रहा है लेकिन इसको नहीं जा रहा। तो मुझे लगता है कि ये आपका फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। किसका? इस क्वेश्चन का। अगर समझो तुमको लगता है कि हमने जो आंसर ढूंढा है वो गलत है, तो सब लोग फटाफट कैलकुलेटर ओपन करो। कोई और मोबाइल में ओपन कर लेना, ये वाले में नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? और अपन लिखते हैं 17,728 डिवाइड बाय 2475। आंसर करेक्ट है. आंसर है 7.1628282828। देखो यहाँ पे आया है, अगर आपको दिख रहा होगा तो, और यही तो हमारा सवाल था, तो मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने क्या सीखा? किस तरीके से हम एक रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन को p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसी चीज को 7.162828 को हम लोग 17,728 डिवाइड बाय 2475 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी का ये p/q फॉर्म है, और इस p/q फॉर्म का ये डेसिमल एक्सपांशन है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? p/q फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करना है? किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट? No, sir, no doubt. श्योर हो?
Yes, sir. ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। सब लोग फटाफट फटाफट एक्सरसाइज ओपन करो। एक्चुअली मैं 1.2 अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अपना जो प्रोसेस होता है, मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं, और उसके बाद आप आते हो ऐसे टॉपिक्स पे जो सबसे एंड में लेने चाहिए। जैसे 1.2 अगर आप ऑब्जर्व करो तो उसमें आपको डायग्राम बनाना सीखना है। एक नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से सर्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर्ड्स याद है, √3, √5, √7, उनको अपन नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, ये हमें सेकंड एक्सरसाइज में सीखना है। तो वो हम लोग चैप्टर के एंड में सीखेंगे। पहले हम लोग बाकी का जो चैप्टर का पार्ट है, जो थियोरिटिकल एक तरीके से पार्ट हम लोग बोला जा सकता है, वो कवर करेंगे। ठीक है, सब लोग एक्सरसाइज 1.3 निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जर्व करो। सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है पता है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें से थर्ड सब क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया है, 4 1/8 दिखा सबको। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दो। मैं जो जो क्वेश्चंस को इग्नोर करने के लिए बोला फिलहाल के लिए इग्नोर करो, बाद में अपन क्वेश्चंस पे वापस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जरा ऑब्जर्व करो, क्या क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन p by q फॉर्म where p and q are integers and q is not equal to 0। 0.6 और उसके ऊपर बार लिखा हुआ है, फिर 0.47 7 के ऊपर बार है, उसके बाद 0.001 और 001 के ऊपर बार है। होपफुली तुम ये वाले क्वेश्चंस भी कर पाओगे। मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में वापस एक बार कवर करूंगा p by q वाला टॉपिक। उसके बाद सीधा सीधा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। सब लोग आ गए, सब लोग क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। Yes, sir. ओके, Yes. क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। चलो एक एक करके मैं आपको सवाल पूछूंगा, आपको मुझे आंसर करना है। अगर आपको समझ में आया होगा रैशनल या इरैशनल तो आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। मैं बोर्ड पे एक एक सवाल लिख लेता हूं, फिर आप मुझे आंसर्स बताना। तब तक तुमको सोचने का टाइम है, आपका एक डिसीजन आप फाइनल करके रख सकते हो कि कौन सा रैशनल कौन सा इरैशनल। सबसे पहला नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 23। सेकंड क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 225। थर्ड क्वेश्चन है 0.3796। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है 7.478478। कुछ ज्यादा ही लंबा क्वेश्चन है, 7.478478 ... उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 1.10101000100000 ... आगे भी है वैसे तो, लेकिन इतना ही मैं लिख रहा हूँ। चलो मैं खत्म ही कर देता हूँ। हाँ आगे ... ठीक है। चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगा, फिर आप जो भी बच्चा सबसे पहला आंसर देगा अपना नाम बताओ। जो भी बच्चा आंसर देना चाहता है, सबसे पहला क्वेश्चन कोई आंसर देना चाहता है आप में से, नाम बताओ। मल्लाड हो रहा है। Sir, सार्थक. मल्लार और सार्थक ही आंसर दे रहे, बाकी बच्चे बताओ, कोई भी जल्दी बताओ। आद्या. आद्या आद्या ने भी दे दिया, चलो कोई नहीं, आद्या बताओ क्या दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 रैशनल होगा या इरैशनल? Irrational. व्हाई? It's a non-perfect square. वेरी गुड, स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर और इट्स अ सर्ड। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज इरैशनल। मल्लार क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। सर रैशनल। व्हाई? ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है यार, अपन ने तो इरैशनल लिखा है ऊपर। नो सर, इट इज द परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा 225 परफेक्ट स्क्वायर होता है? किसका किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर? कोई बता सकता है? मल्लार बताओ 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर? 9 का? नहीं। अच्छा नहीं पता तुमको। और कोई आप में से ये रैशनल है या इरैशनल? हाँ सार्थक बोलो। रैशनल। और क्यों रैशनल है? क्यों रैशनल है बताओ? Sir, because 225 is a perfect square. ऑफ विच नंबर? 15. आर यू श्योर? Yes, sir. ठीक है, 225 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15, दैट इज राइट। अगर आप 15 का स्क्वायर करो तो 225 आंसर मिलेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 का आंसर क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 225, इसी का मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर 15 का स्क्वायर।
और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट गेट्स कैंसल्ड, तो आपको आंसर मिलेगा 15। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 225 को ही मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। और ये 15 क्या है, ये एक इंटीजर है, और अगर ये इंटीजर है तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर। इस वजह से ये क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है एक परफेक्ट स्क्वायर का। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस था, ये भी स्क्वायर रूट था, लेकिन ये जो 23 है ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इस वजह से इसका आंसर इस तरीके से इंटीजर में नहीं आएगा। अगर इसका आंसर इंटीजर में नहीं आएगा, इस वजह से ये क्या बन जाता है, इररेशनल, और ये वाला बन जाता है रैशनल। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन बताएगा आंसर, जल्दी बताओ, अपना नाम मल्लार। बताओ, नहीं और बताओ। सार्थक। मल्लार, मल्लार, सार्थक और आद्या, इन तीनों को छोड़ के और कोई बता सकता है? पूर्वा बताओ। Sir, terminating. Rational number. रैशनल और इररेशनल? Rational. वाई सो? Sir, terminating. वेरी गुड। देखो आपके पास डेसिमल पॉइंट है, मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग दो कैटेगरीज पहले ढूंढते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाने वाला। अगर ये खत्म होने वाला दिखा तो आप उस मोमेंट यहाँ पे क्या लिख दोगे, ये रैशनल है। हाँ, यहाँ पे एंड में 3 डॉट नहीं है, मतलब ये कौन है, टर्मिनेटिंग। इस वजह से ये कौन बन जाता है, रैशनल। ठीक है, अगला सवाल। अभी जो 4 बच्चों ने आंसर दिए उसके अलावा कोई बच्चा आंसर करो, जल्दी अपना नाम बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सौम्या, सौम्या बताओ। rational number, वाई सो? because it is non-terminating and recurring. ओके, यस, दिस इज अ डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो सबसे पहले हो गया। एंड में 3 डॉट आ गए, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और कोई डिजिट्स रिपीट हो रहा है क्या, 478 478, समझ में आ रहा है कुछ? आगे भी क्या होगा, 478, मतलब ये रिकरिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, इस वजह से ये बन जाएगा रैशनल नंबर। अब इस नंबर पे आता है 5th क्वेश्चन। अपना नाम बताओ जो भी आंसर कर रहा है, जल्दी। ये 5 बच्चों के अलावा जल्दी बताओ। सर अवनीश। अवनीश बताओ। अवनीश, अवनीश का नाम मैंने पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा, बोलो अवनीश। इट इज नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एकदम परफेक्ट। नॉन रिकरिंग यार, इधर तो 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 10,000 है। एक मिनट, हाँ सॉरी, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस नो, जल्दी जल्दी बोलो। ओके अवनीश, देखो यहाँ पे 10 दिखता है, 100 दिखता है, 1000 दिखता है, 10,000 दिखता है, 1 लाख है प्रोबेबली है। तो ये तो बढ़ते जा रहा है ना, इसमें एक 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 जीरो बढ़ते जा रहा है। तो क्या ये मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो शॉर्ट है क्योंकि एंड में 3 डॉट आ गए, लेकिन क्या ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है? अवनीश ने बोला है कि ये नॉन रिकरिंग, और किसी को अपना? ओके नॉन रिकरिंग। ये किसने बताया? सर तेजस। तेजस ने बताया। ओके नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, आपका आंसर बराबर है क्योंकि सेम टू सेम डिजिट्स रिपीट हो ही नहीं रहे। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 आना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे 100 आया। तो ये ऑब्वियसली नॉन रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को हम लोग अवनीश क्या बोलते हैं, रैशनल या इररेशनल? इररेशनल। वेरी गुड, इररेशनल। आई होप आपको ये एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए वो अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अभी ये था एक्सरसाइज 1.3 का कुछ पार्ट। अभी हमें एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 का थोड़ा पार्ट कवर करना बाकी है। होपफुली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके बाद आपका एक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब तक कवर करना बाकी है। तो अगर समझो मैं आपको बोलूं कि इस चैप्टर के आपको 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं फाइनल एग्जाम में, कितने? 3 या प्रोबेबली 4 पकड़ लो, तो पता है कौन से क्वेश्चंस आएंगे? अगर 1 मार्क क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स, जैसे 3 and 4 हो गया, 7/5, 8/11 जो हम लोगों ने सॉल्व किया था। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, ये 1 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सवाल आएगा वो होगा कन्वर्ट इनटू p/q फॉर्म। अगर p/q फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आता है तो यूजुअली 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे आपके टेक्स्ट बुक का एक सवाल है 0.47 और 7 के ऊपर बार दिखा। ये क्वेश्चन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि हर साल कोई ना कोई जो स्कूल है, अभी मेरे पास तो करीब 10 स्कूल्स के बच्चे आते हैं तो इनमें से कोई ना कोई स्कूल तो ये वाला सवाल पूछती है और क्वेश्चन आता है 3 मार्क के लिए। इसके बाहर के भी सवाल आते हैं, इसी वजह से मैंने वो 1628 वाला क्वेश्चन आपसे कराया था, अगर आपको याद हो तो ये आएगा 3 मार्क के लिए। 2 तरीके के सवाल समझ आ गए। अब जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो रिप्रेजेंट सर्ड्स ऑन द नंबर लाइन। अगर ये क्वेश्चन आया तो वो डायग्राम जो बनाने का बाकी है अपना एक्सरसाइज 1.2 में आएगा और शायद एक्सरसाइज 1.4 में भी आएगा।
तो ये जो है ये भी 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, लेकिन अब तक मैंने इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात ही नहीं की, और वो क्वेश्चन है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये शायद आप में से किसी ने सुना होगा। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर इस पूरे के पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप मुझसे बॉन्ड पेपर पे लिख के ले सकते हो कि आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे स्कूल में, और जितने भी एग्जाम्स में ये वाला चैप्टर रहेगा, उतने एग्जाम्स में एक क्वेश्चन तो भी रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का आपको दिखेगा, और ये क्वेश्चन वेरी करेगा 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स में। तो ऑब्वियसली इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो गया? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता है प्रॉब्लम क्या होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिक्कत ये हो जाती है कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के जो क्वेश्चंस है ये टेक्स्ट बुक से आते ही नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में वो इतना सा दिया हुआ है, एकदम छोटा सा, लेकिन इन रियलिटी इट इज दिस बिग। मतलब टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक से। समझ में आ रहा है? इस वजह से हमें क्या करना है, प्रॉब्ली ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में 1.1 तो अपना हो गया, 1.3 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो खत्म करेंगे, उसके बाद 1.4 में जाके रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर क्या होता है वो सीखेंगे। 1.4 वाला वो वाला पार्ट खत्म करेंगे रैशनलाइजिंग का। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना, तब भी मैं एक वर्कशीट लेके आऊंगा तुम्हारे लिए बड़ा सा, उसमें सारे के सारे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर के क्वेश्चंस एंड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। एक बार वो क्वेश्चन कर लिया आपने तो समझ जाओ इस चैप्टर में तुमको किसी भी एग्जाम में हो जाए तुमको फुल मार्क्स है। ठीक है? और उसके बाद फिर अपन वो डायग्राम वाला पार्ट कवर करेंगे। डायग्राम वाला पार्ट इजी है, तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए डर सिर्फ एक टॉपिक का है, एंड वो है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो वो धीरे 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 अपन वो लेवल तक पहुंचेंगे। एकदम एक साथ से अगर मैं तुमको लेके जाऊं ना तो फिर आप डर जाओगे क्वेश्चंस देख के। वो नहीं करना अपने को थोड़ा 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 खाना है। ठीक है? तो होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गया है, थर्ड एक्सरसाइज का कुछ पार्ट खत्म किया है हम लोगों ने। जो जो चीजें सोच के आए थे आज की, ये सब टॉपिक्स कवर करने, मैंने आपको शायद मॉर्निंग में मैसेज भी किया था, तो आप लोग जरा एक बार वेरीफाई करना कि सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए या नहीं किए, और तुमको समझ आया या नहीं आए। अगर कोई भी क्वेश्चन में तुमको डाउट आता है तो आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर के टाइम पर, अपन इनिशियली कुछ टाइम जो रखेंगे वो डाउट क्लियरिंग के लिए रखेंगे। जैसे 11 o'clock हमारा कल लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, तो 15 या 20 मिनट का टाइम हम लोग डाउट क्लियरिंग के लिए रखेंगे। ठीक है? आज के लिए अभी होमवर्क है तुमको। होमवर्क ये है कि पहले तो हम लोगों ने जो जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो तुमको घर पर करना है। जैसे एक्सरसाइज 1.1 आपको घर पे सॉल्व करना है, और एक्सरसाइज 1.3 के 2 क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करना है। एक्चुअली 3। क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करना है, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है ना P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये वाला क्वेश्चन करना है, एंड जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे सामने आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि रैशनल या इरैशनल, ये 3 क्वेश्चन आपको आज घर पर करना है। उसके अलावा 10 क्वेश्चन बाहर से मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, तो ट्राई करूंगा मैं हाफ एन आवर में अपलोड करने का, तो वो सॉल्व करना। अगर उसमें कोई भी डाउट आता है तो हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक है? चलो, थैंक यू। अच्छा, किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते। फुल सॉल्व करनी है। क्या चीज? एक्सरसाइज 1.1 तो हम लोगों ने पूरी कर ली ना। हाँ, तो 1.1 पूरी सॉल्व कर लेना, एकदम छोटी सी है वो। 1.3 का तो तुमको समझ आ गया ना क्या क्या सॉल्व करना है। चाहिए तो मैं क्वेश्चन नंबर भी दे देता हूँ आपको। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 9 आपको सॉल्व करना है। 1, 3 और 9। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हो वैसे, क्योंकि 3 जैसे ही 4। एक्सरसाइज 1.3 का ना? हाँ, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है? अच्छा, और किसी को कोई सवाल, कोई टॉपिक में किसी को डाउट है, कुछ और प्रॉब्लम है, घर पे नींद नहीं आ रही, ऐसा कोई दिक्कत या छुट्टियों में क्या करे उसके लिए बोर हो गए हो? कुछ भी नहीं? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अपन कल। चलो, बाय बाय। Bye sir. बाय सर। Bye bye. Thank you sir. बाय बाय।